Assalamu alaikum, everyone. I hope all of you are doing good. Ji, Assalamu alaikum, everyone. I hope you are doing good. Today we have a host, and we have Zishan Sir Zishan with us. He is going to explain you some basics about English essay, and he is actually my senior, and he is from Pakistan Administrative Service. Sir, can you hear me? Okay, sir is here. I will make him host and he will actually explain you कि ऐसे के बारे में जो बेसिक गाइडेंस है, ऐसे का स्ट्रक्चर, ऐसे का थीम, किस तरह उसको आपने लेके चलना है, उसके बाद एग्जामिनर रिपोर्ट क्या है, और इफ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ फ्रॉम अगस्त, तो आपने किस तरह फरवरी तक अपना जो सारा सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद आप किस तरह ऐसे की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं. एंड सर हैज़ बीन टीचिंग इन डिफरेंट एकेडमीज एंड सर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है. तो आई हैव स्पेशली रिक्वेस्टेड सर जिशान ताकि वो मेरे स्टूडेंट्स को आके थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ये चीज़ें और गाइड करें कि किस तरह ऐसे के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, उनको क्लियर किया जाए. आई एम नाउ गिविंग द होस्ट टू सर जिशान. जस्ट अ सेकंड. Sir, you are host now. You may start, please. Please let me know if you are audible. Hello, Hello. Hello. am I audible to you? Am I audible? Sir, your voice is echoing. You can just leave audio from the other device जिसमें से आप साइन इन हैं. एक डिवाइस से आप सिर्फ वो यूज कर लें. अपनी ऑडियो दूसरे डिवाइस से लीव ऑडियो कर दें. Just give me some Just give time. me some. अब आवाज क्लियर है? अब तो नहीं हो रही इको? नहीं, it is fine now, and Okay. you are I'm just audible having and trouble visible. sharing my screen. Let me work on it. Okay, that's good. Hello, Yes, everyone. we can see your screen as well. Okay. Thank you, Swan. Thank you so much. Hello, everyone. मेरा नाम जिशान अरशद है और जैसे कि उस्मान ने बताया, मैं उस्मान का सीनियर हूँ. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. मेरी पोस्टिंग इस टाइम सिंध सूबे में है. मैंने जो CSS क्लियर किया था, इट वाज बैक इन 2018 एंड आई हैव बीन टीचिंग essays इन डिफरेंट academies, बट आई वाज ऑन अ ब्रेक फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स के गाइडेड सेशन भी हो जाए और साथ में आई मे कम बैक टू टीचिंग सेशन एज वेल. तो इफ देर इज एनी इशू, आप मुझे सुन ना पाए या स्क्रीन आपको क्लियर विजिबल ना हो, तो प्लीज डू लेट मी नो. तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आस्क सम ऑफ यू कि ऐसे को लेके आपके जहन में क्या चीजें आती हैं. अगर कोई मैं आपसे ऐसे की बात करूं तो पहला जो आपके जहन में ऐसे का खाका बनता है कि CSS का ऐसे कैसे होता है या इसको पास करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो वो बताते हैं. यार उस्मान, ये खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते? आई थिंक उस्मान इज नॉट हियर. पार्डन माई lack of knowledge about technology. Let me just allow you to unmute yourself. Okay.
Yes, Aris. So, asked to unmute. Can you guys अस्सलाम unmute वालेकुम सर। yourself? अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. Just tell me first, can you guys unmute yourself? Sir, I was not able to unmute myself. Okay, you You have. cannot. Okay, okay, okay. Okay. Allow participant to unmute themselves. Okay, now you can unmute yourself and you're free to ask anything. Okay, please go ahead. सर, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है या सुना है सीएसपी से या मुख्तलिफ लोगों से, तो वो ये है कि आपका एक तो इंग्लिश स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। आप सही है। नॉर्मल इंग्लिश भी लिखें लेकिन आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, रेलेवेंसी होनी चाहिए और Okay, कोहेरेंस होनी चाहिए विद इन द पैराग्राफ एंड बिटवीन द पैराग्राफ। okay, एंड मेजर यही है सर चीजें। okay. Good, good. Anyone else, please? अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं ऐसे के रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है कि हमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इसका कंटेंट गैदर करने में ऐसे का। Okay, और सर जब हम पास पेपर्स पे एनालिसिस करते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट ईयर हम किन 10 से 15 थीम्स को लेके चलें कि हमें उसमें से हमें उसकी तैयारी हो जाएगी। तो okay. एक इस वक्त का इशू I आता है will सर। try to answer these two. अभी बस आई जस्ट वांट टू नो कि आपका आइडिया क्या है ऐसे के बारे में, कि जब आप ऐसे की तैयारी करो तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी नज़र में क्या चीज़ है, वो कोई दो तीन लोग और मुझे बता दें ताकि आई कॉम्प्रिहेंड कि यार आप लोगों की थिंकिंग क्या है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको लेके चलूँ। Sir, can I speak? जी जी, प्लीज, यू आर ऑल फ्री टू स्पीक। सर मेरी थिंकिंग ये है कि ऐसे इज अ थिंग जिसकी जब आप टॉपिक को पढ़ें एक दफा तो यू आर एबल टू डीसाइफर इट। आप उसका जो एग्जामिनर चाहता है कि आप उसको उस सेंटेंस का मीनिंग दे बताएं, तो दैट इज द की टू पास दी ऐसे। ऑल्सो कि उसको जब आपने डीसाइफर कर लिया सो यू बेटर नो कि उसमें कौन सी एग्जाम्पल्स आप एज एग्जाम्पल या केस इन पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, और उसमें आप एडिंग बाय एडिंग द रेफरेंसेस और बाय एडिंग एविडेंसेस और एग्जांपल्स आप उसमें कोहेरेंस एंड रेलेवेंस लेके आ सकते हैं। और आपकी सेंटेंसेस जो हैं दे शुड बी शॉर्ट टू मेक इट मोर क्लियर। or and there is an organization, like if you are telling about some issues, so it will start with the issue, then impact of the issue, then causes, and finally the फेयर way इनफ, out of the issue. फेयर इनफ, फेयर इनफ। अच्छा, अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, ओके, लेट मी आल्सो रीड द कमेंट्स। some people are shy like me, they don't want to speak. uh, सर मुझे लगता get है a कि fair ऐसे bit of idea, थीम होना चाहिए, कमांड ऑन ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, हाउ टू राइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी। व्हाट इज गोइंग ऑन? ओके, यू कैन नाउ हेयर मी। तो आप लोगों में से किसी ने ये जो तीन लफ्ज मैंने लिखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस, क्लैरिटी, स्पेशली ये सवाल उन लोगों के लिए है जो पहले एसए के एग्जाम में सीएसएस के अपियर हो चुके हैं। आप लोगों ने कहीं ये लफ्ज पढ़े हैं? जिशान भाई, एक्चुअली आई हैव म्यूटेड एवरीवन, और जिसने भी पार्टिसिपेट करना है दे कैन रेज हैंड और फिर हम उसको अनम्यूट अलाउ कर दें। ओके अदरवाइज वो ओके, थोड़ा सा मैसी सा सीन हो जाता है, वो वन बाय ओके वन उस्मान, पार्टिसिपेशन नहीं आती, ठीक है, इसलिए ठीक है, आई इफ विल एनीवन मैनेज। वांट्स टू कंट्रीब्यूट वो रिएक्शन में जाके यू कैन रेज हैंड और हम आपको अनम्यूट कर देंगे। ओके उस्मान, नाउ आई विल मैनेज। थैंक यू, थैंक यू। जी प्लीज, मेरा सवाल था कि आपके सामने ये तीन मैंने लफ्ज लिखे हैं इंग्लिश के, ये कहाँ देखे हैं? किसी ने देखे हैं? देखने की कोशिश की है तो समझा है कि नहीं समझा? जी जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर, ये पेज पेपर के ऊपर लिखा होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन, क्लैरिटी, ओके, जी रेलेवेंस। खदीजा, जी खदीजा। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम जी। मैं सो ये मैं भी यही कंट्रीब्यूट करना चाह रही थी कि ये पेपर में लिखा होता है कि क्रेडिट विल बी गिवन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन रेलेवेंस एंड क्लैरिटी, लाइक रेलेवेंट टू ओके द गुड। टॉपिक आप होंगे, तो सो द आपको लाइन लाइक मार्क्स मिलेंगे। सो या सो द दैट्स व्हाट। लाइन दैट इज रिटन इन द पेपर इज, इंस्ट्रक्शन में जो लिखी होती है वो है कि द क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंस एंड क्लैरिटी। अब ये वो तीन चीजें हैं। अब सिंपल इंग्लिश है, उसमें कोई वो साइंस नहीं है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करोगे, रेलिवेंस मेंटेन करोगे, क्लैरिटी मेंटेन करोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इनमें से किसी चीज में कमी होगी तो नंबर कम हो जाएंगे। इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो पास फेल का उस पर सारा सिनेरियो आपका उसी पे बेस करेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है, इसको कैसे इंश्योर करते हैं, रेलिवेंस क्या चीज है, इसको कैसे इंश्योर करते हैं, और क्लैरिटी क्या चीज है, इसको कैसे इंश्योर करते हैं। सारा ऐसे जो है आपका ऐसे की गेम जो है पूरे सीएसएस की, वो इन तीन चीजों पे गिर होती है। ये बात हमेशा याद रखें। ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस और क्लैरिटी, ये अब कैसे इंश्योर किए जाए हमने इस पे देखना है। अब इसको देखना कैसे है, उसका सिंपल सा तरीका है कि ऐसे लिखने का जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे तरीके से समझा जाए। शफीक, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हमारी कमजोरी या कोताही ये होती है कि हम कंटेंट पे फोकस करते हैं। एक मिथ है हमारी कि यार जितना ज्यादा हम लिख के आएंगे या जितना मेरे पास नॉलेज होगा मैं उतना एग्जाम में अगर शो करके आऊंगा एग्जामिनर को तो शायद मैं पास हो जाऊं। उस चक्कर में हम जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो इन तीन चीजों से मिलके बनता है उसको भूल जाते हैं। जी शफीक प्लीज। जी शफीक, आपको आवाज आ रही है मेरी? उन्होंने हैंड रेस डाउन कर लिया। ओके, जिशान भाई, जब हैंड फेयर रेस इनफ। करेगा तो हम उसको अनम्यूट करेंगे, उसको क्लिक करके ना आस्क टू अनम्यूट, तो फिर वो अनम्यूट कर हो सकेगा, वैसे नहीं हो ओके सकेगा। ओके ओके। शफीक अहमद, आस्क टू अनम्यूट। अच्छा, मैं भी उस्मान अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी प्लीज। सर इसी के बारे में, क्लियरिटी के बारे में ही करना था। शायद मेरे नेट का इशू पूछे हो गया तो प्लीज, बाद में पूछे प्लीज। क्लियर सर, क्लियरिटी के क्लियर लैंग्वेज होना चाहिए। इंश्योर होना चाहिए कि हम जो राइट कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने आइडियाज, वो इफेक्टली टॉपिक को रिलेवेंट करें। और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइज करें कि जो हम पॉइंट दे रहे हैं उसको इफेक्ट एंड फिगर रिलेवेंट सी हो जाए, तो इसको ऑर्गेनाइज रिलेवेंसी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, यही चीजें हैं। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। कोई सवाल हो बीच में तो यू कैन स्टॉप मी, बट आई वुड रादर प्रेफर कि हम इसको टुवर्ड्स द एंड रखें। आई विल गिव यू टाइम। तो लेट्स स्टार्ट विद प्री रिक्विजिट फॉर एन एसे टू गेट पासिंग मार्क्स। ये क्या हो सकते हैं? जस्ट टेक्स्ट मी, मैसेज करते हैं ताकि हम उसको जॉट डाउन कर लें। एनीवन? ग्रामर ओके, व्हाट एल्स? लिंक, सेंटेंस स्ट्रक्चर, और क्या हो सकता है? Deconstruction of the topic, short sentences, vocabulary, paragraph writing is one. Or argumentation, coherence, of different discourses. Okay. So handwriting, okay. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो हम फिर बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करने में, बुक्स रीड करने में, डेटा इकट्ठा करने में, या
बहुत अच्छी वोकेबलरी गैदर करने में क्यों अपना टाइम लगाते हैं, जबकि हम बिल्कुल ये बेसिक बेसिक चीज़ों से, ग्रामर, स्पेलिंग, लिंक बिटवीन द डिफरेंट आर्गुमेंट, सेंटेंस स्ट्रक्चर, आर्गुमेंटेशन, इनको बेस बना के हम अपना ऐसे अच्छा कर सकते हैं। तो हम बाकी चीज़ों पे क्यों फोकस करते हैं, इन पे फोकस क्यों नहीं करते? एनीवन? यू मे रेज योर हैंड टू आंसर द क्वेश्चन। क्योंकि जब लिखेंगे तो लिखने के लिए कुछ हो। ओके, फेयर इनफ। appropriate knowledge. Okay, okay. As far as reading, and a good reader is a good writer. Okay. कंटेंट चाहिए। ओके। सो मैं जो गेज कर रहा हूँ इस बात से वो ये है कि कंटेंट इज इम्पोर्टेंट। बेसिक्स जो हैं उन पे भी थोड़ा बहुत काम होना चाहिए, लेकिन कंटेंट पे ज्यादा काम होना चाहिए। इज इट राइट? स्टडीज आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, चले, ठीक है, लेट मी सम इट अप। यार देखो, दो तरह की अप्रोचेज हैं ऐसे के लिए आपकी। एक अप्रोच ये है कि आपको कंटेंट सिखा दिया जाए। कंटेंट आप देख लो, कंटेंट को रट्टा मार लो, याद कर लो, और उसी कंटेंट को घुमा फिरा के डिफरेंट आप उसमें चीजों में यूज कर लो। डिफरेंट तरह के जो एसेज आपके पास आते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, उनमें आप यूज करो। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे की बेसिक्स को कवर करो, उन पे काम करो, और उन पे काम करने के बाद आप कंटेंट इकट्ठा करो, विच शुड बी द लॉजिकल अप्रोच फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा, जस्ट टू लेट यू नो, मेरी टैब में देर इज एन इशू, सो आई विल बी शेयरिंग माई वर्ड स्क्रीन हेयर एंड आई विल राइट इट डाउन हियर। Sir, can you hear me? Now I can hear you. Is the word page visible to you right now? Yes, sir. No, not this one. Sir, whiteboard is visible. Okay, let me just put from there. Sorry for the glitch. Okay. In the meanwhile, you can ask any question you have. Sir, you were asking about the two approaches and which approach is best. Okay, yes. तो सर, मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी थी ऑन दी एसे, जिसमें एग्जामिनर को बड़ी ये शिकायत थी कैंडिडेट से कि वो क्रैम्ड ऐसे लिख देते हैं आके। जो मिसाल के तौर पे एनर्जी क्राइसिस है तो उसकी कोई 3-4 साल पहले की जो उसकी नॉलेज थी, जो कि कहीं पे उनको मिल गई थी, वो उन्होंने उसको यूं का यूं क्रैम करके और लाके वही पेपर में लिख दिया है। तो उसमें कोई Okay. रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं थे, और क्योंकि उन्होंने कहीं से उसका रटा मारा हुआ था तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी खराब हो जाता था बीच में, क्योंकि वो भूल भी जाते थे चीजें। तो बेटर अप्रोच इज द सेकंड अप्रोच, कि पहले बेसिक लर्न करके एंड देन गो टूवर्ड्स द कंटेंट कलेक्शन। Anyone else? Anyone else who want to contribute? Okay, see no hands raised. Okay, okay, yes, Fatma, please. Yes, Sarah. Can you hear me? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। जी Yes, सर, please.
बेहतर अप्रोच यही है कि पहले बेसिक्स फिक्स की जाए, जो कुछ भी स्टूडेंट के बिहाफ पे उसके लेवल पे उसको पता है उसकी वीकनेसेस कहाँ पे है, उसको पहले बेहतर किया जाए। बेसिक्स ओ, स्ट्रांग होंगी तो फिर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स एक तरह से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। तैयारी होने के बावजूद भी एक वो अंदर से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, नाउ आई नो द बेसिक्स सो आई कैन मैनेज ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऐसे जो कि ओके, पेपर में आएगा। ओके, फेयर इनफ। सो सिंस वी हैव एस्टेब्लिश द फैक्ट कि यार पहले बेसिक्स पे रहना चाहिए, तो बेसिक में पहला सवाल क्या आता है? जब भी आप ऐसे का पेपर देखते हो तो पहला सवाल किसी के जहन में क्या आता है? हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? इस पे डिबेट नहीं होनी चाहिए? वर्ड पेज इज नॉट विजिबल, इज इट विजिबल और नॉट? ओके, सो इट इज विजिबल। सबसे पहले, जिसको ओके, विजिबल नहीं है वो उसको जूम इन कर सकता है सबसे स्क्रीन पे। पहले मैं जब भी ऐसे का पेपर देखूं, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं घर में या किसी एकेडमी में, तो हमें एक टॉपिक मिलता है। तो हम उस डायलेमा से गुजर ही नहीं पाते कि हमारे सामने अगर 3 टॉपिक हों, 4 टॉपिक हों, 10 टॉपिक हों, तो हमने उनमें से सिलेक्ट कौन सा करना। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि अगर मेरे सामने 10 टॉपिक्स हैं तो मैंने सेलेक्ट कौन सा करना है। इसमें अब इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं। कोई बता सकता है वो मिथ क्या है? बल्कि एक ही मिथ है, वो क्या मिथ है? एनीवन? सवाल ये है कि जब हम टॉपिक सेलेक्ट कर रहे होते हैं, हमें 10 टॉपिक मिलते हैं, तो उसमें हम एक मिथ का शिकार हो जाते हैं कि यार हमने कौन सा चूज करना है। तो वो मिथ क्या है? जवाब में कहा है कि जो ज्यादा लोग अटेम्प्ट करें वो नहीं करना। तो एग्जैक्टली, नॉट टू गो फॉर वन विच इज बीइंग अटेम्प्टेड बाय अदर्स। क्यों नहीं करना चाहिए? कोई बोल के बताएगा कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अच्छा, दूसरा है लिटरेरी ऐसे। इस पे मैं बाद में आता हूँ कि इसकी तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बट मेरी नजर में एक मिथ यही है कि जी जिसकी तरफ लोग ज्यादा जाएं उसको नहीं करना चाहिए। तो हसान प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक्चुअली ये परसेप्शन है कि एक एग्जामिनर दे तो वन पेपर वन चेकर पॉलिसी है, तो एक एग्जामिनर के पास आपके सबके पेपर जाएंगे। तो जब एक टॉपिक पे ज्यादा लोग बच्चों के जाएंगे तो उसमें से तो बेस्ट चूज करेगा वो। कोई एक हम्म। बेस्ट होगा या जो जो भी मतलब उसके क्राइटेरिया रखा होगा कि टॉप 10% को मैंने पास करना है, इसको करना है, क्योंकि ऑब्वियसली सबको तो पास करेगा नहीं। फिर आ जाते हैं ओके। दूसरे टॉपिक्स। तो जब फॉर एग्जांपल एक लास्ट ईयर आप देख लें कि ग्लोबलाइजेशन था, उसके साथ था कई टॉपिक्स थे। मतलब एक एक था कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड ओके। सोसाइटी, और मतलब किस तरह ओके, काफी आपके वो जाती ऑप्शंस मिल जाते हैं ना। तो फिर अगर चलो, एक एक ऐसे लेट मी इसमें लेट मी जी प्लीज स्टॉप प्लीज। यू हियर एंड आस्क अनदर क्वेश्चन कि लेट से मुझे भी वही ऐसे आता है अच्छा, जो बाकी लोगों को अच्छा आता है। तो आई हैव अ चॉइस हेयर टू मेक कि मैं अपने सेकंड बेस्ट ऐसे पे जाऊं, जस्ट बिकॉज के बाकी 10 लोग जो मेरे साथ पेपर दे रहे हैं या बाकी 12,000 लोग जो पेपर दे रहे हैं वो भी वही ऐसे कर रहे हैं, या मैं स्टिक करूं उस चीज के साथ जो मुझे बेस्ट आती है। तो सर सेफेस्ट तो यही है कि जो आपको बेस्ट आता है उसके साथ स्टिक करना चाहिए, तो लॉजिकली जी आंसर सारा, होना चाहिए। आप बताएं। जी सर, स्टूडेंट तो वही चूज करे जो उसको बेस्ट आता है, ये नहीं सोचना चाहिए कि किसने क्या चूज किया है। आपको एग्जैक्टली अपनी स्ट्रेंथ देखनी। यार देखो, फॉर ऑल ऑफ यू हु आर हियर, आई डोंट नो आप लोगों को क्या पढ़ाया गया इस मामले में या कुछ किया कि नहीं किया, बट ऑलवेज ऑलवेज प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। चाहे ऐसे हो, चाहे कोई और आपका सब्जेक्ट हो। अगर आप उस टॉपिक को चूज ही नहीं करोगे जो आपको आता है, जस्ट बिकॉज कि यार बाकी लोग भी वही कर रहे हैं, और अपने सेकंड बेस्ट पे चले जाओगे, तो आपने एडवांटेज वहीं खो दिया। आपने हमेशा वो करना है जो आपको बेस्ट आता है। अब जरूरी नहीं कि यार एग्जाम, मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी ठीक हो, मे बी एग्जामिनर जो है वो देखता हो इस चीज को कि यार ये ऐसे बहुत रिपीट हो रहा है, लेकिन आप अगर अपने तौर पे उसको अच्छा करके आओगे तो फिर भी आपके चांसेस आपके सेकंड बेस्ट ऐसे से पास होने के ज्यादा हैं।
So selection of the topic should always be on your own merit, not on anyone else's merit. अच्छा, अब इसमें एक और सवाल आता है कि यार मैं एक टॉपिक देख रहा हूँ, 10 टॉपिक है मेरे पास, उसमें से मुझे लगता है यार दो मुझे बराबर आते हैं, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि यार इन दो में से मुझे कौन सा करना चाहिए फिर? सारा, अगर आपने अभी हैंड रेज किया है, अच्छा ओके, लेट्स गिव चांस टू समवन एल्स। जी अबीरा। सर पहली तो बात ये जो आपने की ऑप्शंस वाली के ज्यादा लोग जो अटेम्प्ट करें, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ये नहीं पता होता कि बाकी लोग क्या ऑप्ट कर रहे हैं। ये बाद में गुड। एग्जामिनर को पता होता है कि कौन सा वाला ज्यादा आया है। हो सकता है कि आप गुड। सेकंड बेस्ट की तरफ जाएं और वो ज्यादा लोग अटेम्प्ट करें और आप फंस जाएं कि आपने पहला वाला अटेम्प्ट नहीं किया। क्वाइट पॉसिबल। क्वाइट और पॉसिबल। दूसरी चीज सर ये है कि दो अगर आपके पास टॉपिक्स हैं तो यू हैव टू गेट अ क्विक ब्रेनस्टॉर्मिंग चीज आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप फटाफट ये चीज सोच सकें कि ज्यादा पॉइंट्स आपके पास किस टॉपिक के लिए हैं, एंड विद इन 5 मिनट्स यू वुड बी एबल टू डिसाइड कि कौन से वाले टॉपिक की तरफ आपने जाना है। ओके, ग्रेट। एनीवन एल्स हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट? सारा। जी सारा प्लीज। जी सर, इन्होंने पॉइंट अच्छा बताया कि क्विकली आप डिसीजन कर सको 5 to 7 मिनट्स में कि किसके ऐसे के पॉइंट्स आप जल्दी अरेंज कर सकोगे, और टाइम गेम है ना ऐसे की, तो आप इजीली मैनेज कर ओके, सकोगे उसको। सो टू सम इट अप, ना सिर्फ हमने ये देखना है कि कंटेंट किसका ज्यादा है, आपने ये देखना है रेलिवेंट कंटेंट किसका ज्यादा है। कंटेंट सिंपल तो एक चीज हो गई, उसकी रेलिवेंसी भी तो देखनी है कि मुझे जो टॉपिक आया है वो और जो मेरे पास कंटेंट है उन दोनों में रेलिवेंसी या मुताबिकत, जो भी उसको नाम दे लो, वो कितनी ज्यादा है। तो जिसका रेलिवेंट कंटेंट आपके पास ज्यादा होगा वो आपने चूज करके उसको आगे गो हेड कर लेना। फेयर इनफ। अब नेक्स्ट, जी मलाइका प्लीज। सर समटाइम ऐसे भी होता है कि हमें जिस तरह से एक ऐसे आता है मोस्ट बहुत दफा आया हुआ सीएसएस में कि कैन द क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट। अब वो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा होता है ऐसे में हम कुछ जस्ट और अ मिनट, समझ रहे कैन यू होते प्लीज रिपीट? कैन यू प्लीज रिपीट? कैन द हैं क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट। डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट और द नेशन? स्टूडेंट और नेशन, ये दो तरह के ऐसे आए थे सर। मैंने देखा था लेट्स गो उसमें, विद मैंने द स्टूडेंट मोस्ट कॉमन वन। ओके, यस। तो अब आपका सवाल क्या है इसमें? सर इसमें जो है इसके दो पर्सपेक्टिव्स निकलते हैं। एक जो है मोस्टली जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जो मैंने सॉल्व पास्ट पेपर्स देखे थे, वो क्लासरूम के एनवायरनमेंट और इन सब चीज़ों को है, जबकि वो एग्जामिनर पूछ रहा होता है हमसे एजुकेशन के बारे में। तो ओके, ये फेयर। भी तो फेयर इनफ। पॉसिबिलिटी है। फेयर इनफ, दैट्स अ हम लोग गुड पॉइंट समझ रहे यू हैं हैव ब्रॉट अप। हमारा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऐसे को अप्रोच कैसे करें। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक हो गई। लेट्स अज्यूम कि हमने ये टॉपिक चूज किया है, कैन द क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। सो दिस बिगिंस अस टू द सेकंड फेज, हाउ टू अप्रोच द ऐसे। तो ऐसे में अब ये टॉपिक तो आ गया, अब टॉपिक को क्रैक करना है ना मैंने। तो टॉपिक को क्रैक करने का सबसे आसान तरीका आपकी नजर में क्या है? देर इज समथिंग दैट आई कॉल वेरिएबल मेथड। ये क्या हो सकता है? एनीवन? जी हसान प्लीज। सर ये वेरिएबल्स डिफरेंट, इस तरह एक टॉपिक मैंने अभी डिस्कस किया था पहले कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन, गवर्नेंस एंड सोसाइटी, तो इसमें तीन वेरिएबल्स हैं बेसिकली। एक तो हो गया पॉलिटिकल पोलराइजेशन, मेन वेरिएबल है। साथ वो गवर्नेंस और ओके, सोसाइटी को लेके साथ साथ चल रहा है। दो ये वेरिएबल्स है मेरे ख्याल से। तो ये जो टॉपिक हमने लिखा हुआ है इसमें कौन से वेरिएबल होंगे? सर ये कहते हैं क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। यस। इसमें क्लासरूम और फ्यूचर सर, और नेशन का फ्यूचर, सॉरी, दो दो वेरिएबल्स हो गए ना, फ्यूचर ऑफ द नेशन और क्लासरूम। ओके, वेरी गुड। एनीवन एल्स जिसको वेरिएबल मेथड की समझ ना हो या उसको लगता हो कि यार इसमें मजीद कोई वेरिएबल भी मौजूद है? ओके, तो वेरिएबल मेथड क्या करता है, इसका फायदा क्या है? मुख्तसर रखूंगा ताकि हम बाकी चीजों को भी डिस्कस कर सकें।
यार वेरिएबल मेथड आप लोगों को ये बताता है कि मैंने किन दो, तीन या लेट से चार चीजों को आपस में लेके डिस्कशन करनी है। ना सिर्फ ये कि डिस्कशन करनी है, बल्कि ये आपको उसका रिलेशनशिप भी बताता है। अब रिलेशनशिप कैसे बताता है? कैन द क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन? तो आपने क्लासरूम को किसके साथ जोड़ना है? फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो क्या ये पॉजिटिव रिलेशन आपको समझ आ रहा है या नेगेटिव रिलेशन समझ आ रहा है? पॉजिटिव, सी। तो अब कुछ सवाल आ रहे हैं, एक्सप्लेन द वेरिएबल, आई विल कम टू दैट। ओके, सो आपने अगर असर्टेन करना है कि यार मैंने डायरेक्शन कौन सी लेनी है, मैंने किन चीजों पे डिस्कशन करनी है, यूज द वेरिएबल मेथड। आइडेंटिफाई करो कि यार अच्छा ये वो चीजें हैं जिन पे मैंने डिस्कशन करनी है और इनमें कोरिलेशन क्या है। अब जब आप ये असर्टेन कर लेते हो तो देन इट्स अप टू यू, आप उसको सपोर्ट करते हो या आप उसको निगेट करते हो। दैट इज टोटली अप टू यू। जनरली स्पीकिंग जो एक हमारे यहाँ पाया जाता है ट्रेंड, वो ये है कि जिस रुख पे आपको एग्जामिनर लेके जाना चाह रहा हो उस साइड पे जाओ, until unless you have very strong arguments, very strong case studies, very strong data to oppose that। जिस साइड पे आपको एग्जामिनर लेके जा रहा है उस साइड पे जाओ। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कि यार हम, जी हमजा प्लीज आस्क। जी हमजा। हमजा वालेकुम एंड सर। जैनब, हमजा के बाद जैनब। जी सर, जी। इसमें ये पॉजिटिव भी है, लेकिन अगर आप कह रहे थे कि एक अप्रोच ले सकते हैं, यहाँ तो पॉजिटिव यहाँ तो नेगेटिव, लेकिन अगर हम इसको दोनों तरफा भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर क्लासरूम का इन्वायरमेंट या क्लास हमारी एजुकेशन ही नहीं ठीक तो फ्यूचर खराब हो सकता है। और एक तरफा ये देखें, अगर हम ठीक कर लें तो इससे हमारा फ्यूचर और नेशन का ठीक हो सकता है, तो हम ये दोनों साथ लेकर चल सकते हैं। गुड क्वेश्चन। जैनब आप भी पूछ लें, कोई सवाल है तो मैं दोनों का इकट्ठा आंसर दे दूं। ओके, आई थिंक द हैंड इज डाउन। ओके, सो सवाल ये है कि जी अब है तो पॉजिटिव रिलेशन, लेकिन मे बी नेगेटिव कोई चीजें मौजूद हों, तो क्या हम इन दोनों को साथ लेके चल सकते हैं? यार देखो, बड़ा सिंपल है। एक चीज होती है थीसिस स्टेटमेंट, आप सबको पता होगा। आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो चीज कह रही है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट शुड बी द मेजर चंक ऑफ योर एसे। उससे हटना नहीं है आपने। हाँ, आप बीच में एक दो पैराग्राफ दे दो कि जी ये चीजें अगर नहीं होंगी क्लासरूम के अंदर तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो आप थीसिस स्टेटमेंट दो, जो आप स्टांस लो, जिसको नॉर्मल जुबान में कहा जाता है कि स्टांस लिया आपने, ये वो आपका मेजर पोर्शन जो है ऐसे का, उसको डिफाइन करना चाहिए। जो आप दूसरी साइड एक्सप्लोर करना चाह रहे हो वो दो तीन पैराग्राफ्स हो सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि आपके पास टाइम भी तो होगा ना उसको फिर जस्टिफाई करने का। जी अबीरा प्लीज। ओके ओके, लेट मी अनम्यूट यू। अबीरा, हसान एंड जैनब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी टॉपिक लिखा हुआ है कि कैन द क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन विद क्वेश्चन मार्क। तो ओके, यहाँ पे जो वर्ड पे एम्फेसिस होगा दैट इज कैन, बिकॉज इसमें आप अपनी राय ले सकते हैं। You बिल्कुल। can say yes or you can say no. But when the statement is like this, the classroom decide the future of the nation with full stop, then you have to get the positive side, I think, जिसमें क्योंकि ना वो पाकिस्तान को स्पेसिफाई कर रहा है ना वो किसी रीजन को स्पेसिफाई कर रहा है, तो यू कैन ऐड एज मच पॉजिटिव एग्जांपल्स एज मच एज यू कैन, आई थिंक। ओके, फेयर इनफ। जी हसान या जैनब जो भी बोलना चाहे। जी जैनब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है कि व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन मेक लेमनेड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो एग्जामिनर है उसके माइंड में इसकी नेगेटिव अप्रोच उसने रखी हुई है या पॉजिटिव? अब अगर हम ओके, पॉजिटिव ले रहे हैं तो आई विल हमारे कम बैक माइंड टू में। यू, आई विल कम बैक टू यू। जी हसान प्लीज। जी हसान। ओके, सो द क्वेश्चन, जी हसान जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी आपने अभी आई कैन नॉट हेयर यू। आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। ओके, सो एक सवाल आया बीच में
यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटीज हसान, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। उसमें जो एक सवाल आर्गुमेंट था आया बीच उसमें में। दोनों सेगमेंट के नाम पे डिसाइड किया था कि ये हेलो, ओके, लेट मी कंटिन्यू। एक सवाल आया कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है। तो देखो यार, जहाँ क्लियर कट है कि एग्जामिनर को ये साइड चाहिए, वहां आप उसको चूज करो। जहां आपको लगता है कि यार क्लैरिटी नहीं है कि एग्जामिनर को क्या चाहिए, देन गो विद योर ओन माइंड, गो विद योर ओन स्ट्रेंथ। जहां आप ज्यादा अच्छा प्ले कर सकते हो, जहां आप अच्छे आर्गुमेंट्स दे सकते हो, उनको चूज करो, उसके अलावा नहीं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आउटलाइन पे। सिंस टाइम शॉर्ट है तो लेट्स कीप इट शॉर्ट, और थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, टच कर लेते हैं चीजों को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कोई इशू हो तो हम उसको डिस्कस कर सकें। अच्छा, अब आउटलाइन के अंदर एक जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेरे पास आता है वो ये है कि थीसिस स्टेटमेंट लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। और दूसरा सवाल उसके साथ ही कर लेता हूँ, वेरिएबल्स जो हैं उनको डिफाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इस पे दो तीन लोग मुझे बता दें, स्पेशली फ्रॉम दो साइड जो बोले नहीं अभी, अगर आपके ज़हन में है कोई। ओके जी, जैनब प्लीज। जी जैनब। सर सर अगर तो हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछा गया हो ना, तब तो हमें थीसिस स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने अपनी एक राय देनी होती है ना। मीन्स एक साइड हमें चूज करके उसी पर अपना पूरा ऐसे लिखना ओके, होता है, एक व्हाट अबाउट आर्गुमेंट देनी वेरिएबल्स? होती है। वेरिएबल्स डिफाइन करने चाहिए। फॉर इंस्टेंस यहाँ हमारे पास क्लासरूम है और नो फ्यूचर ऑफ द यस नेशन है, ये डिसाइड करना, ये डिफाइन करना चाहिए कि नहीं? नो यस सर। नो। सर आई डोंट ओके आई डोंट ओके नो जी। सर। ओके जी, तैयबा प्लीज। सर मेरा ये है कि थीसिस स्टेटमेंट पे मुझे लगता है कि हमें मतलब टाइम ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। थीसिस लिखना चाहिए स्टेटमेंट कि नहीं नहीं लिखना लिखनी चाहिए? सिंपल नहीं क्वेश्चन, लिखना यस और चाहिए, नो। नहीं लिखना चाहिए। और वेरिएबल ओके हमें जो है वो डिफाइन इस तरह से करना चाहिए जितनी उसकी वेटेज दी हुई है। ओके, जैसे कुछ आते हमजा। हैं कॉलम्स और सेमी कॉलम्स वगैरह। ओके, हमजा प्लीज। सर थीसिस स्टेटमेंट लिखे ना लिखे ये आपकी मर्जी है, और जो वेरिएबल्स हैं उसमें आपको ना टॉपिक पे डिपेंड करता है कि वो टॉपिक में वेरिएबल्स कौन से हैं, क्योंकि उससे आप बता सकेंगे कि उसका मतलब क्या ले रहे हैं वेरिएबल्स का, फिर आप ओके उसके मुताबिक आगे ओके लेके जी, चलें। हसान क्विकली प्लीज, यस और नो में। सर ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से लिखना चाहिए। एक तो एग्जामिनर को आपका पॉइंट ऑफ व्यू चला जाता है इंस्टेंटली फॉरन। दूसरी चीज ओके सर वेरिएबल्स वाला, कि अगर सर एक टॉपिक है प्रैग्मेटिज्म वर्सेस पैशन इन पॉलिटिक्स, जो डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनका जो बहुत कॉमन नहीं होती, उन पे आपको देना चाहिए मेरे ख्याल से, वेरिएबल्स चलो, को एक्सप्लेन करना चाहिए। माय टेक ऑन दिस इज वेरी सिंपल। सिंपल लॉजिक है और सिंपल आर्गुमेंटेशन है। यार देखो, थीसिस स्टेटमेंट मैं कहता हूँ जो मर्जी ऐसे हो, जिस तरह का मर्जी ऐसे हो, आपको थीसिस स्टेटमेंट लिखनी चाहिए। वजह क्या है? वजह यह है यार, जब आप एग्जामिनर को बताओगे ही नहीं कि आप कौन सी साइड दे रहे हो, तो एग्जामिनर चेक क्या करेगा? ठीक है, मैं अगर एग्जामिनर को ये नहीं बताऊंगा कि हाँ जी जी बिल्कुल क्लासरूम जो है वो फ्यूचर ऑफ द नेशन डिसाइड कर सकती है, तो एग्जामिनर को क्या पता लगेगा कि मैं किस चीज पे बहस करने लगा। या मैं उसको अगर ये नहीं बताऊंगा कि यार नहीं, ये क्लासरूम जो है ना, वो फ्यूचर फ्यूचर ऑफ द नेशन डिसाइड नहीं कर सकती, तो एग्जामिनर क्या चेक करेगा? तो गिव स्ट्रॉन्ग किस्म की एक थीसिस स्टेटमेंट टू द एग्जामिनर, दैट टू इन द आउटलाइन, कि जी आई एग्री विद द स्टेटमेंट, आई डोंट डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट, जो भी आप करना चाहो। एंड इट शुड बी समवेयर बिटवीन 3 to 4 लाइन्स, नॉट सेंटेंसेस, 3 to 4 लाइन्स, मैक्स 2 सेंटेंसेस। अच्छा, अब दूसरी बात है कि जी वेरिएबल को डिफाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ यू वर ऑफ द व्यू कि यार नहीं करना चाहिए। अब इस क्लास में बिलफर्ज हम 10 लोग बैठे हैं, 11वां मैं हूँ, तो क्या मेरी और बाकी 10 लोगों की क्लासरूम की जो डेफिनेशन है वो सेम हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल पॉसिबल है। मेरी या बाकी 10 लोगों की फ्यूचर ऑफ द नेशन की डेफिनेशन सेम हो सकती है, या अंडरस्टैंडिंग उसको नाम दे लो, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग सेम हो सकती है इन दो कॉन्सेप्ट्स की? मेरा नहीं ख्याल कि हम 10 की 10 की जो है वो सेम होगी। हर बंदे का क्लासरूम के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हर बंदे का फ्यूचर ऑफ द नेशन के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो क्या मुझे ये नहीं बताना चाहिए एग्जामिनर को कि भाई मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी क्लासरूम की अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरी फ्यूचर ऑफ द नेशन की अंडरस्टैंडिंग ये है, और मैं इसी के मुताबिक आपको ऐसे लिख के दे रहा हूँ,
इससे बाहर नहीं जा रहा। आपकी अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपकी और मेरी इकट्ठी मिले। तो लॉजिक क्या कहती है, एक कॉमन सेंस क्या कहती है कि थीसिस स्टेटमेंट फिर मैं लिखूं ना लिखूं, वेरिएबल को डिफाइन करूं ना करूं? एनीवन मे कंट्रीब्यूट। जी अबीरा, अबीरा, यस। Sir, I think that the way you design your sentences while making the outline should reflect your complete understanding. अगर मैं ये लिखना चाहती हूँ कि जस्ट रिप्लेस पाकिस्तानी वुमन, अंडरस्टैंडिंग, जस्ट रिप्लेस अंडरस्टैंडिंग विद पॉइंट ऑफ व्यू। सर अगर मैं ये लिखना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी मेन के इक्वल पाकिस्तानी वुमेन को भी चांसेस मिलते हैं, तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग हर लाइन, हर एग्जाम्पल, हर पैराग्राफ की आउटलाइन में रिफ्लेक्ट इस चीज को कर रही हो कि यस आई एम एबल टू डिसाइफर द टॉपिक एंड आई कैन एक्सप्लेन एग्जामिनर कि यस आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या चाहते हैं। तो मेरी ईच जो पैराग्राफ है वो इस बात को ही शो कर रहा है कि आई एम अंडरस्टैंडिंग द होल कॉन्सेप्ट। ओके, दैट्स गुड। जी अख्तर मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अकॉर्डिंग टू माय स्टेटमेंट, जो थीसिस स्टेटमेंट है वो हमें नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं एक तो अपनी जो राय पहले वो थीसिस स्टेटमेंट में दे देते हैं, फिर जब उनको इंट्रोडक्शन के लिखने की बारी आती है तो फिर वही चीज़ें उनसे फिर रिपीट हो रही होती हैं। तो इस ओके, रिपीटिशन को लेके मैं समझता हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट में आप कुछ ना दें, आप एक आप पूरा एक वे आउट दे दें आउटलाइंस का, जो कुछ भी आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है फिर आप उसमें अपनी जो भी साइड देनी है, आपने प्रो ओके, जाना है या गेम, फिर आप वो लिख ओके, दें। थैंक यू। जी हमजा, क्विकली प्लीज। जी सर, थीसिस स्टेटमेंट लिखनी चाहिए। दूसरा, वेरिएबल्स मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, क्योंकि हर बंदे का डिफरेंट कोई डेफिनेशन होती है, आप उसके मुताबिक लेके चल सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि डेफिनेशंस वेरिएबल्स की Okay, लिखनी चाहिए। so generally speaking, and to be on the safe side, with due respect to all those who disagreed, my point of view is कि you should write thesis statement. कहीं एक जगह पे अगर आपकी repetition हो रही है तो take the chance, और आपको वेरिएबल्स को भी डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा सवाल जो आउटलाइन में जनरली पूछा जाता है वो ये है कि यार आउटलाइन कुछ लोग लिखते हैं पॉइंटर्स बेस्ड, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंटर्स दे दिए, कुछ लिखते हैं सेंटेंस बेस्ड। तो कौन सी आउटलाइन बेहतर है? और अगर सेंटेंस बेस्ड बेहतर है तो सेंटेंस कितना लंबा होना चाहिए? जी जैनब। सर आई थिंक सो कि सेंटेंस बेस्ड जो है ना वो ज्यादा बेटर है। और एक जो हम लाइन लिख रहे हैं तो उसमें हमारे पास वो 2 लाइंस की होनी चाहिए। ओके, और उसमें अगर ओके, हम केस इन पॉइंट्स भी देना चाहें तो वो बाद में ओके। दे सकते जी हारिस। सर बिल्कुल, जो है ना आपकी एक से दो दो लाइनों तक सेंटेंस फॉर्म में होने चाहिए, और उसके नीचे केस इन पॉइंट भी होने चाहिए, क्योंकि उसमें आप क्लियरली जो है ना रीजंस को डिपिक्ट कर रहे होंगे, ज्यादा बेहतर ओके, इंप्रेशन जाएगा। ओके, जस्ट टू टेल यू ऑल, फिर मैं जेन से नहीं निकल जाए, आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग माई सेशन फ्रॉम 25th होपफुली। तो वहाँ वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल, इफ समवन ज्वाइंस यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा, एनीवन एल्स? जी अख्तर। सर सेंटेंस अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आप एग्जामिनर को बता देते हैं क्लियरली, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके सामने क्लियर होता है कि आप किसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। जो पॉइंटर ओके, होते हैं वो आप इंफॉर्मेशन होती है, उसमें पता नहीं चलता कि आगे आप का जो पूरा पैराग्राफ होगा वो किसके बारे में आप बात करेंगे। ओके, एनीवन एल्स? अच्छा, अब इसमें यार देखो, फॉर एवरीवन दोनों मेथड जो हैं वो चलते हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप किसके साथ कंफर्टेबल ज्यादा हो। पॉइंटर्स लिखने वाला भी गलत नहीं है, सेंटेंस बेस्ड आउटलाइन लिखने वाला भी गलत नहीं। इट्स टोटली अप टू यू। अब इसी से एक सवाल निकलता है कि यार क्या मैं इन दोनों मेथड्स को मिक्स कर सकता हूँ? आप बिल्कुल मिक्स करें, एग्जामिनर ने कहीं कोई पाबंदी नहीं लगाई। एंड ये जो चीज़ है ये एकेडमिक रूल्स या गाइडलाइंस के खिलाफ भी नहीं। जी किसी का कोई सवाल है तो पूछे प्लीज। हसान जैनब, जी हसान। सर एक
क्वेश्चन है कि हम जो केस इन पॉइंट देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, क्या वो ठीक है हर पॉइंट के नीचे देना? ओके, इन द आउटलाइन, राइट? जी, आउटलाइन आउटलाइन। ओके। और अख्तर, जी अख्तर। सर अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे, पॉइंट बेस्ड और सेंटेंस बेस्ड को, मेरे ख्याल में जो एक ऐसे की एक जो खूबसूरती होती है, फिर ये कोई से हम चल रहे होते हैं, फिर उससे हम हट जाएंगे। तो बेहतर है कि जो भी एक अडॉप्ट करें, हमारा एक ही वे होना चाहिए, या हम पॉइंट बेस्ड चलें ओके, या फिर हम सेंटेंस बेस्ड चलें। ओके, फेयर एनफ। आईफोन, आप पता नहीं क्या नाम है आपका यार। सॉरी सर, माय नेम इज फिजा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आउटलाइन की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, लाइक कितने ओके, पेजेस की होनी चाहिए? ओके, सारा। जी सर, पॉइंटर और सेंटेंस के बारे में मैं पूछ रही थी। अगर सेंटेंस ऐसे अटेम्प्ट करते हुए सेंटेंस को क्रिएट करने में आपको टाइम लग गया, तो फिर तो पॉइंटर बेहतर है ना इस हिसाब से। ठीक है, टू सम इट अप यार, देखो, आई ऑलरेडी सेड के आप लोग कंफर्टेबल जिस चीज से हो उसी में रहो। अ, जो एक सिखाने का तरीका है, सिखाने का जो भी असूल है, वो ये नहीं है कि आप पे अपनी मर्जी हम करें, जो भी टीचर्स हैं। आपको अगर पॉइंटर्स कंफर्टेबल लगते हैं, गो विद द पॉइंटर्स। आपको अगर सेंटेंस बेस्ड कंफर्टेबल लगता है तो गो विद द सेंटेंस बेस्ड, राइट? बीच में सवाल आया कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो यार, 2 पेजेस मतलब एक साइड होगी आपकी, लाइक ये एक साइड होगी आपकी, ये दूसरी साइड होगी। ठीक है, तो इससे ज्यादा ना हो, चाहे पॉइंटर्स हो चाहे सेंटेंस बेस्ड हो। ओके, तो ये 2 पेजेस से ज्यादा ना हो। एंड ये मैं पेपर्स की बात कर रहा हूँ जो आपको पेपर मिलेंगे। अच्छा, इतने ज्यादा सवाल, तैयबा प्लीज। ओके, जी सर तैयबा। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग जो सेंटेंस लिखेंगे उसको मतलब फ्रेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फुल सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे हम लोग? फुल सेंटेंस। फ्रेज में फिर फ्रेज वाली वाइब भी आनी चाहिए कि आप फ्रेजल वर्ब्स टाइप कोई चीज लिखें। सेंटेंसेस को फ्रेजेस में कन्वर्ट करना ये एकेडमिकली इतना कोई साउंड चीज नहीं है। जी जैनब। ओके, जी अहमद, अहमद फराज। Yes, sir. My question was, do we need to give the equal amount of arguments for both sides of the story or both sides of the notion that you are addressing? ओके, ओके, यार देखो, यू नीड टू गिव मोर आर्गुमेंट्स टू दैट साइड जो आपने थीसिस स्टेटमेंट में ली है। जो स्टांस आपका थीसिस स्टेटमेंट का है, आपने उसको प्रूव करना है। यू आर नॉट बाउंड टू प्रूव अदरवाइज। तो जो थीसिस स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपकी आर्गुमेंटेशन होनी चाहिए। आपके जितने आर्गुमेंट्स हैं उसको आपकी थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी साइड की जिम्मेदारी आप पे नहीं है। आपके पे जिम्मेदारी है अपनी थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव करने की, दैट्स इट। जी जैनब, आई होप जी सर। आंसर मिल गया होगा अहमद। मेरा मेरा एक जी क्वेश्चन जैनब। ये है कि अगर हमारे पास एक ऐसे का टॉपिक हो कि सोशल मीडिया इज अ टूल ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, ठीक है, और इसमें हमने आउटलाइन लिखनी है। जब हम आउटलाइन लिखेंगे तो इसको अगर हम मतलब पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो हम सिर्फ लिखते जाएंगे ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये सारी चीजें। तो मैसेज कैसे कन्वे होगा कि हम अपना ये चीज लिखने जा रहे हैं इट्स अगर अप टू पॉइंटर यू मैम, बेस्ड इट्स अच्छा अप है टू तो? यू। देखो, देर आर पीपल हु आर गुड विद पॉइंटर्स, वो पॉइंटर्स में ही अपनी बात कन्वे कर देते हैं। देयर आर पीपल हु आर गुड विद सेंटेंसेस। तो जहां आपको लगे कि यार पॉइंटर से मेरी बात कन्वे नहीं हो रही, शिफ्ट टू द सेंटेंस बेस्ड आउटलाइन। नो इशू इन दिस। एग्जामिनर ने कहीं नहीं रोका आपको कि आप शिफ्ट नहीं कर सकते या लिख नहीं सकते इस तरह से। तो इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज, हमने लेंथ भी इसकी डिस्कस कर ली। लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की क्या अप्रोच हो सकती है? समरी होनी चाहिए आपकी आउटलाइन की, नरेशन होनी चाहिए ऑफ सम स्टोरी,
डिटेल क्या होना चाहिए हमारा आउटलाइन? जी, आईफोन। सर मतलब कुछ अप्रोच ये होती है कि आप कोटेशन से स्टार्ट करो, कुछ होती है जनरल टू स्पेसिफिक होती है, कुछ कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल होती है, कुछ में होता है कि थीसिस स्टेटमेंट आप एंड पे लिखते हो सारा एक्सप्लेन करने के बाद, और कुछ कहते हैं आप स्टार्ट में ही लिख दें। तो डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं इंट्रोडक्शन की। फेयर इनफ, फेयर इनफ। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अकोमोडेट एवरीवन क्योंकि टाइम शॉर्ट है। यार देखो, इंट्रोडक्शन की ना डिफरेंट अप्रोचेस है। हमने उस अप्रोच पे जाना है जो हमें फायदा दे। नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम कोटेशन अप्रोच को अगर यूज कर रहे हैं तो उसी पे स्टिक रहते हैं। हम अगर फनल अप्रोच इज बेसिकली जनरल टू स्पेसिफिक, तो हम उसी पे स्टिक रहते हैं। यू कैन मिक्स एनी ऑफ दीज। आप नरेशन किसी स्टोरी की करके उसके बाद उसको टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। आप कोटेशन दे के उसको टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कोटेशन दो और जो चीजें आप बातें आपने आउटलाइन में की हैं उसकी एक समरी बना के पेश कर दो। अब मुझे ये तरीका सबसे अच्छा लगता है कि समरी लाजमी हो, उसके ऊपर आपकी कोई कोटेशन हो या फनल अप्रोच आपने लगा दी। उसका फायदा क्या है कि आपको आउटलाइन के बाद इंट्रोडक्शन लिखते हुए सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम भी कम होता है। अगर किसी का इससे डाइसेंटिंग व्यू है तो वो प्लीज बोल सकते हैं। जी शफीक। शफीक, आपका कोई सवाल है? जी अगर सर, ये शफीक। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के हिसाब से ही वो जो बता रहा था, जी। स्टार्ट तो हुक से करना चाहिए, कोई मतलब कोटेशन हो, फिर ये आई समरी बनानी चाहिए आउटलाइन जैसी, और ब्रीफ स्टोरी बना के जाके बनाई जाए, जाके सेट करे, मतलब हमारा जो टॉपिक है उसकी टोन को सेट करे। फिर फेयर इनफ। देख- यार देखो, वो चीज करो जो एग्जाम में आपका टाइम बचाए और आपको टू दी पॉइंट रखे। ठीक है? तो उसमें फिर तो सबसे सेफ सेफ बेट क्या है? सबसे सेफ बेट है कि इंट्रोडक्शन आउटलाइन जो आप बना के आए हो उसकी एक समरी प्रेजेंट कर दो। उसमें थोड़ा सा उसको एक स्पाइस डालना है तो उसको किसी कोटेशन के साथ शुरू कर दो और देन समरी प्रेजेंट कर दो लिंक करके। थोड़ा और बेहतर करना है, फनल अप्रोच यूज करो, जनरल टू स्पेसिफिक आओ एंड देन प्रेजेंट अ समरी ऑफ योर आउटलाइन। ठीक है? सो एग्जामिनर को आपके इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्या है, फेस है आपका, वो बता रहा है कि आप एसए के अंदर क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हो। तो आई डोंट थिंक देर इज शुड बी अ गुड इंट्रोडक्शन विदाउट द समरी ऑफ योर होल एसे, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि यार मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ आगे। ठीक है? जैनब, शफीक का सवाल हो गया आई थिंक। इसके बाद हमजा जुल्फकार की बारी। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ऐसे की स्टेटमेंट में डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। जब हम इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करेंगे तो वो जो कोटेशन हम लिख रहे हैं वो किस बेस पे हम लिखेंगे? अपने थीसिस स्टेटमेंट की बेस पे, या उन वेरिएबल्स की बेस पे जो हम देख रहे हैं उधर? यार एवरी वंस यू हैव रिटन डाउन योर थीसिस स्टेटमेंट, फिर हर चीज आपकी थीसिस स्टेटमेंट के गिर्द रिवॉल्व करेगी, उससे बाहर नहीं हो। ठीक है? जी हमजा प्लीज। जी सर, मैंने ये पूछा था, समरी में जब हम लिख रहे होते हैं सारी समरी वही आउटलाइन वाली इंट्रोडक्शन में, तो उसमें ये कहते हैं कि जब आप वो सारी समरी को कनेक्ट करते हैं, वो जो लाइक वाइज मोर ओवर इन सब कनेक्टर से, वो बार बार जब ये इस्तेमाल करते हैं तो वो रिडंडेंट सा थोड़ा सा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो उसका कोई आपके क्या? ओके यार देखो, इंट्रोडक्शन में ना लाइक वाइज, मोर ओवर, इन एडिशन टू, इनकी स्पेस बहुत कम है। इंट्रोडक्शन आपका ना 1.5 पेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए, या मैक्स कर लो तो 2 पेज। ये कोई बनते हैं 180 to 200 वर्ड्स। ठीक है? तो इसमें आप विद प्रैक्टिस यू कैन इजीली स्किप दीज वर्ड्स। ओके। ठीक है? एवरीथिंग कम्स विद प्रैक्टिस यार। अच्छा, बीच में यार एक सवाल आया है अहमद की तरफ से, कि मैंने सोचा उसको साथ ही आंसर भी करते हैं। सर, इट इज नॉर्मली अ फेल इफ यू मेक 1 or 2 ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक। तो यार इसका वो जो जनरल सा रूल है ना, जो हमने भी सीखा, हमें भी पढ़ाया जाता है, कि यार पहले जो 4-5 पेज है ना, दे शुड बी फ्लॉलेस, गलती ना हो। आगे 2-3 गलतियां चलती हैं यार, इंसान है, कोई इतना इशू नहीं है।
ठीक है। दूसरा फिर आपका इंट्रोडक्शन का सबसे मेन पार्ट है थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट को लेके दो तीन चीजें हैं कि यार ये कहाँ आनी चाहिए इंट्रोडक्शन के अंदर, कहाँ आनी चाहिए। जी अख्तर। सर थीसिस एंड पे। स्टेटमेंट का, अरे थीसिस स्टेटमेंट का जो बेस्ट वे है, जो आज तक मैं यूज करता रहा हूँ, फॉर ये है कि आप अपने इंट्रोडक्शन के इसको एंड में लिखें, ताकि उससे ओके, आपकी एक बात इंक्लूड हो जाती है और एग्जामिनर को पता भी चल जाता है कि आपका इस पे स्टांस क्या है और आप नेक्स्ट अपना चलो टॉपिक को किस तरह से लेके लेट चलेंगे। मी लेट मी गिव यू एन एडवाइस। यार देखो, कोई वो प्रॉपर स्पेस नहीं है थीसिस स्टेटमेंट की। आप शुरू में लिखना चाहो शुरू में लिख दो, आप दरम्यान में लिखना चाहो दरम्यान में लिख दो, आप एंड पे लिखना चाहो एंड पे लिख दो। लेकिन उसको हाईलाइट जरूर करना, अंडरलाइन करके, कि जी ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने क्या स्टांस लिया है। दिस इज स्पेशली फॉर दोज जो इंट्रोडक्शन के अंदर, आउटलाइन के अंदर अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखना पसंद नहीं करते। एग्जामिनर को पता हो कि आप स्टांस कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद फिर हमारी बॉडी ऑफ द एसे आ जाती है। बॉडी ऑफ द एसे में क्या है? बॉडी ऑफ द एसे किस चीज को कहते हैं? एनीवन? चले मैं, अच्छा जी हसन प्लीज। सर उसमें पैराग्राफ्स आते हैं, ट्रांजिशन पैराग्राफ्स आते हैं, जो पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। मतलब एक बेसिकली बॉडी को आपने तीन में डिवाइड किया होता है ना, जो आपने स्ट्रक्चर बनाते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर बीच में बॉडी पैराग्राफ सारे, और जो उन पैराग्राफ्स को आप कनेक्टर्स, जो एक तो वर्ड वाला कनेक्टर होता है आपस में पैराग्राफ, और फिर फॉर एग्जांपल एक आप इम्पैक्ट्स बता रहे हैं, फिर बाद में कॉजेज बताना चाह रहे हो, तो फिर उनके अंदर एक ट्रांजिशन पैराग्राफ आता है। तो इन ओके, सबको थैंक यू, थैंक यू। जी अख्तर। सर ये जो बॉडी ऑफ द ऐसे होता है, जो हमारा वो पार्ट होता है, जो हमारा ऐसे का मिडिल पार्ट होता है, जिसमें हमने अपने डिबेट को डिस्कस करना होता है कि जो हमने स्टांस दिया था उसको हम डिस्कस करते हैं, कि जो हमने स्टांस दिया था उसका हमने फिर प्रूव करना होता है विद फैक्ट्स एंड फिगर, जो भी हमारे पास ओके, रेलेवेंट एग्जाम। ओके जी शफीक। हेलो। जी जी सर। शफीक। सर बॉडी पैराग्राफ सपोर्ट, जिसमें हम अपने एविडेंस देते हैं, एग्जांपल देते हैं, जो हमारे टॉपिक है उसके रिफ्लेक्ट करे, एग्जांपल देते हैं, ओके, उनको एनालाइज और फेयर इनफ, इंटरप्रिटेशन करते फेयर हैं। इनफ। सर एक यार और देखो जनरल का। आपकी, थैंक यू, थैंक यू। यार देखो, अब आपका इंट्रोडक्शन हो गया, एक पैराग्राफ तो आपका वो हो गया। अब आपके ऐसे की जो लेंथ जिस चीज ने बढ़ानी है, और वो चीज जिसने एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि यार इस एस्पायरेंट ने या इस स्टूडेंट ने जो स्टांस लिया है ये उसको प्रूफ कर दिया है इसने कि नहीं किया, वो है आपकी बॉडी ऑफ द एसे। अब इसमें आपके ट्रांजिशन पैराग्राफ्स भी आ जाते हैं, इसमें आपका वो पैराग्राफ भी आएगा जिसमें आप वेरिएबल्स को डिफाइन करोगे। आइडियली, आइडियली आपका जो वेरिएबल की डेफिनेशन वाला पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्शन के फौरन बाद होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके अपने आर्गुमेंट शुरू हो। अब इसमें एक सवाल आता है, एक क्यूरी होती है बच्चों की। वो ये है कि अगर मैंने डिफरेंट साइड का व्यू भी प्रेजेंट करना हो, एक साइड लेट से मैंने ले ली कि हाँ जी जी बिल्कुल क्लासरूम जो है वो फ्यूचर ऑफ द नेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं एक उसको पहले से ही कॉशन दे दूं कि जी जरूरी नहीं है कि ये पूरी स्टेटमेंट ठीक हो, ये अदरवाइज भी हो सकता है। तो ये मेरा अपोजिंग व्यू पॉइंट हो गया। तो क्या मुझे अपोजिंग व्यू पॉइंट शुरू में देना चाहिए कि टुवर्ड्स द एंड देना चाहिए, बिफोर कंक्लूजन? तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? जी जी, कौन बोलेगा? साथ को मौका देते हैं, साथ में बोला बड़ा जी साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी साथ। जी सर, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, बोलें अच्छा प्लीज। जी सर, मुझे लगता है कि इसको हम थोड़ा सा एंड पे ही दें, ताकि जो हमने पहले अपने आर्गुमेंट्स उसके डिफेंस में दिए हैं, एंड पे हम इसको थोड़ा सा टच करके दोबारा इसको निगेट कर दें कि जी नहीं जी, हमारे वेरी गुड, आर्गुमेंट्स ही वैलिड हैं। और सर वेरी मेरा गुड। मेरा जी सिर्फ एक छोटा सवाल। सा क्वेश्चन था कि जिस तरह सर अभी मैंने कल ही एक लेक्चर लिया है कि बॉडी पैराग्राफ पे, तो उसका जो स्ट्रक्चर के अंदर जो एविडेंस है,
तो उस एविडेंस के अंदर अगर हम देखें ना, अगर हम 10 से 15 आर्गुमेंट्स अपने मिनिमम भी डिराइव करते हैं, तो 10 से 15 हम उसके एविडेंस किस किस तरह दे सकते हैं, लाइक ओके एग्जांपल्स और स्टैट्स, इसके अलावा, क्योंकि अगर हम ओके, 10 से 15 गुड डोमेन्स क्वेश्चन, हैं। गुड क्वेश्चन, लेट मी कम टू दैट। थैंक यू मैं सो मच सवाल सर। ले लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक अच्छा पैराग्राफ क्या होता है। सो बेसिकली थैंक यू आप सो ये मच। पूछ रहे हैं ना कि एक अच्छा पैराग्राफ क्या होता है। आपके पास 8-9 पॉइंट्स हैं या 10-15 पॉइंट्स हैं, उनको आप कैसे अपने ऐसे के अंदर लाओगे। तो लेट मी कम टू दैट। ओके, और किससे सवाल नहीं पूछा? अबीरा प्लीज। सर आई वुड से कि जो आपने अप्रोच लेनी है वो आप उसके साथ पूरा इंसाफ करें। लाइक उसके लिए 12 से 14 पॉइंट्स आप लिखें कि आपने उसकी साइड ले ली है। बट उसके बाद फिर आपने एंटी थीसिस भी जाना होता है, और एंटी थीसिस में 4 to 5 जो आपके पॉइंट्स हैं वो काफी होते हैं। वो इतने ना हो कि वो आपके पिछले वाले स्टेटमेंट को निगेट कर दें और वो एग्जामिनर को समझ नहीं आ रहा हो कि आप कौन सी साइड लेना चाह रहे हैं। तो उसके आप कुछ नुकसानात भी बता दें, बट इट इट शुड बी लाइक 4 to 5 पॉइंट्स। आपका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो 12 से 15 होने चाहिए। ओके, सो एक डिस्कशन चल रही है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यार देखो, you can never write 15 arguments, you can never write 12 arguments, even for me I think 10 arguments लिखना भी बड़ा मुश्किल का। max you can go is 6 to 8। ठीक है, तो ऑलवेज जो भी है आप उसको इस तरह से अपने वो प्रायोरिटाइज करो कि आपके जो बेस्ट आर्गुमेंट्स हैं दे शुड बी इन द ऐसे। 15 आर्गुमेंट्स लिखोगे, मे बी लेंथ तो बढ़ जाए, बट मे बी आपकी आर्गुमेंटेशन वीक हो जाए। ठीक है, और टाइम तो बिल्कुल नहीं होगा, 3 घंटे में 15 आर्गुमेंट्स लिखना वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, हमजा एंड आईफोन, लेट मी कम बैक टू यू। आर्ग्यूमेंट, जी हमजा प्लीज पूछें, फिर मैं ये पैराग्राफ के बारे में बताता हूँ। सर मुझे ये एक इशू है कि ये जो प्राइमरी एक आपका आर्गुमेंट, एक सेकेंडरी होते हैं। आपके प्राइमरी जो मेन टॉपिक है उसमें आप समझ लें आप 9 से 8 या 9 आपने आर्गुमेंट्स लिख दिए दैट्स इट, हैं। आते ही इतने ही हैं, इससे अलावा नहीं आते। अब आपने बस ऐसे दैट्स इट। कम से कम। सेकेंडरी ठीक की है। तरफ जाना ही नहीं भाई। अच्छा। हाँ मतलब यार देखो, गिव हिम बेस्ट दे क्या हो, सेकेंडरी की तरफ क्यों जाना है आपने? अगर आप 6 या 7 या लेट से 8 भी अगर आप लिख सकते हो, आपकी राइटिंग अच्छी है, स्पीड अच्छी है, अगर आप उसको बेस्ट दे के आ रहे हो अपने आर्गुमेंट्स, तो उसको मौका क्यों दो कि वो आपको पनिश करे किसी चीज पे? नहीं सर, मैंने एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि आपकी जो मेन टॉपिक पे जो प्राइमरी जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आपने 8 से 9 आर्गुमेंट्स लिख दिए हैं। आप ये ठीक टॉपिक है, को तो आपने कवर कर, लेकिन आपने अपनी लेंथ पूरी करने के लिए एक मिसाल कोजेज या इम्पैक्ट्स बीच में डाल देते हो, तो वो तीन से लेंथ, चार दें। लेंथ का आंसर आपको मैं दे देता हूँ, पैराग्राफ कर लूँ, फिर मैं आपको जी। प्रूव करता हूँ कि यार कैसे आपके 8 से 9 आर्गुमेंट जो है ना वो मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक। ठीक है। अच्छा, अब एक बीच में सवाल आया था कि यार पैराग्राफ में कैसे उस चीजों को, अपने आर्गुमेंट्स को डालें, क्या करें, किस तरह करें। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जो भी आप आर्गुमेंट्स के अपने पैराग्राफ लिखें, 1 पैराग्राफ 1 आर्गुमेंट, उसमें दूसरे आर्गुमेंट की गुंजाइश नहीं। एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक पैराग्राफ, इससे हटके नहीं जाना आप। कनेक्टर से आपका पैराग्राफ शुरू होगा, मोर ओवर, लाइक वाइज, इन एडिशन टू दैट, फलाना फलाना फलाना। फिर आप अपना वो आर्गुमेंट रखोगे कि जी मैं इस पैराग्राफ में ये बताने लगा हूँ। जब आपने बता दिया तो फिर आप उसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट दोगे। अब सपोर्टिंग आर्गुमेंट दो तरह के होते हैं। बहुत से पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां आपको लगेगा कि यार मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन मैं लॉजिक इसकी बयान कर सकता हूँ। नो इशू, आप लॉजिक बयान कर दें, डेटा नहीं है तो ना डालें। बहुत से पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां आप लॉजिक तो नहीं बना पाएंगे शायद, लेकिन आपके पास उसको सपोर्ट करने के लिए डेटा जरूर मौजूद होगा, आप उसमें डेटा डाल दें। बहुत से पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें आपके पास दोनों चीजें मौजूद होंगी, उसमें आप दोनों चीजों को इनकॉर्पोरेट करें।
और दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट कि आप दोनों को इनकॉर्पोरेट करके कि डेटा भी सपोर्ट कर रहा है आपको और आपकी जो लॉजिकल आर्गुमेंटेशन है वो भी आपको सपोर्ट कर रही है। ये आपका एक अच्छा पैराग्राफ बन जाएगा। इसके बाद आपने कंक्लूजन करना है। अब कंक्लूजन क्या चीज है? पैराग्राफ पैराग्राफ की कभी सुना है कि पैराग्राफ का भी कंक्लूजन होता है? किसी ने सुना है कभी? ओके, साद हसन से शुरू करते हैं। पैराग्राफ को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, एक पॉइंट रह गया तो विद क्वेश्चन वो भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जी जी साहब। जी 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 सर, बिल्कुल। लाइक हमने जो अपना अगर हम एक पैराग्राफ को भी एक अपना छोटा सा ऐसे ऐसे की तरह ही लेके चलें, लाइक की सिमेट्री तो सेम ही है, तो उसके अंदर जो वेरी गुड हमने यार। आर्गुमेंट अपना रेस किया है तो उसको भी हमने कंक्लूड करना है कि लाइक अगर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से डेमोक्रेसी डिरेल हो रही है, तो मैं आखिरी सेंटेंस में ये बताऊंगा कि जी भाई इस तरह करके हो गई अब। वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अच्छा, और सर जिस एक क्वेश्चन था कि अब देखें, जिस तरह अगर मैं अपने लॉजिकल आर्गुमेंटेशन से और कोई प्रॉपर एग्जांपल से अगर मैं उसको अपने आर्गुमेंट को प्रूव कर देता हूँ, तो स्टैट्स वगैरह जबरदस्ती घुसाने की जरूरत तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं यार, ये कहीं यार देखो कहीं नहीं लिखा। आप लॉजिकल आर्गुमेंट से अगर अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हो तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि हाँ, अगर फॉर आपके पास डेटा मौजूद है वो डाल दोगे तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है। सही। लेकिन अगर डेटा मौजूद नहीं है तो खुद से बना के क्यों डालने की जरूरत है? जी सर, क्योंकि मुझे यही ठीक था है। ना कि अगर 10 से 20 डोमेन्स भी अगर हम तैयार करते हैं तो उन पे भी अगर 10-10 फैक्ट्स भी याद करने लग पड़े, तो पेपर में 200-300 कैसे याद करके बैठूंगा? इससे असल बेहतर है इशू कि यही आता है ना कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीजों को लेके। लॉजिकल आर्गुमेंट है, फेयर इनफ। खाली स्टेटिस्टिकल आर्गुमेंट है, फेयर इनफ। दोनों चीजें हैं, जबरदस्त। ठीक है सर। लेकिन नहीं है तो कोई मसला नहीं यार, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिक करो। ठीक है, जी थैंक अख्तर। जी सर, अभी हम जो बात कर रहे हैं पैराग्राफ की, जिस तरह हमारा एक ओपनिंग सेंटेंस होता है तो जिस तरह हमारा एक कंक्लूडिंग सेंटेंस भी होता है। तो हम्म। जब तक हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस ना हो तो उस वक्त मतलब हम एग्जामिनर को ये बात बता नहीं पाते कि हमारा पैराग्राफ कहाँ पे खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जो गुड। हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है वो पैराग्राफ के एंड होने की निशानी होती है। पैराग्राफ को ये वेरी गुड। एग्जामिनर को वो मिलता है कि बंदा अपनी बात यहाँ पे खत्म करके अब नए चीज के ऊपर नए बात के ऊपर जाएगा। फेयर इनफ, बिल्कुल यही पॉइंट है। आईफोन। सर मेरा भी इसी रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब आपने बोला एक आइडियल पैराग्राफ में ऐसा होता है, स्पोर्टिंग सेंटेंसेस होते, टॉपिक सेंटेंस होता है, स्पोर्टिंग सेंटेंस होता है, एविडेंस होता है, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस होते हैं। तो सर जैसे आपने बोला था कि कुछ पैराग्राफ्स होते हैं उनमें हम टर्म्स को एलेबोरेट बस करते हैं, लाइक डिफाइन करते हैं। तो सर उन पैराग्राफ का क्या स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है? और दूसरा, मुझे जो ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स हैं उनकी कंफ्यूजन होती है कि अक्सर मैं एसेस में देखती हूँ कि वो सिर्फ 2 से 3 लाइंस में होते हैं और कुछ लोगों ने मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ सेंटेंसेस में लिखा होता है, ओके, मुझे उनकी ओके, थोड़ी कंफ्यूजन ओके। होती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जिसमें डेफिनेशन हो, चीजों को हम डिफाइन करें, उसमें क्या होना चाहिए यार? उसका भी स्ट्रक्चर जो है ना, उसका एक यूनिक स्ट्रक्चर ही है। वो आप 2-3 वेरिएबल्स को डिफाइन करोगे और उसके बाद आप मेन बॉडी पे शिफ्ट हो जाओगे। अब ये देखना है कि ट्रांजिशन हमारे ऐसे में कहाँ कहाँ आ सकती है। ठीक है, गुड क्वेश्चन, मेरे जिन से निकल गया था, अच्छा कि आपने याद दिला दिया। यार देखो, ट्रांजिशन हमारे ऐसे में मैक्सिमम जो आती है वो 3 जगह आ सकती है। पहली ट्रांजिशन आएगी हमारी, अगर हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं तो वेरिएबल्स डिफाइन करने के बाद जब हम शिफ्ट कर रहे होंगे टू द मेन बॉडी आर्गुमेंटेशन वाली, वहां ट्रांजिशन आएगी। अब ट्रांजिशन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप उसका 3-4 सेंटेंसेस का अलग से पैराग्राफ बना दो। नो इशू, आप कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं है, किसी ने नहीं रोका आपको, एग्जामिनर इस पे पेनलाइज नहीं करेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो उससे पिछला पैराग्राफ है जो आप खत्म कर रहे हो, उसी की लास्ट लाइंस को कुछ इस तरह से मोल्ड कर दो कि वो अगले पैराग्राफ के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। ये दो तरीके आप यूज कर सकते हो। तो एक तो ट्रांजिशन आपकी आ गई यहाँ। दूसरी ट्रांजिशन आपकी आती है उस तरह के ऐसे में जहां आपको कॉजेज, सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड इस तरह की चीजें बतानी हो। तो मतलब कॉजेज खत्म हो गई तो आपने अब शिफ्ट करना है सॉल्यूशंस पे, तो वहां आप एक ट्रांजिशन का पैराग्राफ ऐड कर दो कि जी हमने कॉजेज तो देख ली, अब कॉजेज ने तो हमें जो है एक झंझोड़ के रख दिया या जो भी कर दिया, लेकिन देर इज अ वे फॉरवर्ड। और वे फॉरवर्ड में मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चीजों को डिस्कस करूंगा।
उसके बाद आपने अपना पैराग्राफ शुरू कर दो। तीसरी आती है जब आप सब कुछ बता चुके होते हो और आप कंक्लूड कर रहे होते हो, उसमें भी आप, मेरा मशवरा आपको ये है कि कंक्लूजन के टाइम पे कभी भी आप नया पैराग्राफ ऐड ना करो। आप जो उससे पहले वाला पैराग्राफ है उसी में कुछ लास्ट लाइंस को मोल्ड करके इस तरह लिख दो कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यार नेक्स्ट पैराग्राफ कंक्लूजन का है। अगर पैराग्राफ कहीं ऐड करने की जरूरत है तो सबसे ज्यादा बेस्ट फिट जो है वो है आपका डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स के बाद ट्रांजिशन पैराग्राफ। दैट टू इज अप टू यू कि आप उस पे भी ऐड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। ठीक, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगर फिर भी क्यूरी रिजॉल्व नहीं हुई या इन बातों से किसी का कोई और सवाल निकलता है तो प्लीज पूछें। जी हसन, हसान, सॉरी। जी सलाम सर। सर एक तो मेरा क्वेश्चन पीछे से है कि जिस तरह आपने कहा था कि एक वेरिएबल आता है उसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन ये हाँ, एग्जामिनर ने हमें बताया नहीं है करना है कि नहीं करना। इसी तरह एक क्वेश्चन है जिस तरह कि पहले उन्होंने बात की कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डेमोक्रेसी को डीरेल करती है, तो क्या हमें कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी लिखना जरूरी है या नहीं, बस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को आप कैसे डीरेल मुझे करेगी? दोबारा बताएं टॉपिक। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डेमोक्रेसी को डीरेल करती है, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज ठीक है डीरेलिंग डेमोक्रेसी, या अगर टू वेरिएबल्स वाला आ जाता है फॉर एग्जांपल। यार, इफ आई वुड अप्रोच दिस आई वुड राइट कि यार पॉलिटिक मैं अपनी लिखूं, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि यार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, यहाँ एक अदर डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन आपको दे दूं कि यार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो क्या क्या चीजें इंश्योर करती है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी चलती है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में चूंकि वो चीजें मौजूद नहीं होती इसलिए वो डेमोक्रेसी को डीरेल कर देती है। मुझे इसकी, मैं नीड फील नहीं करूंगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कॉजेज बताने की। ठीक हो गया सर। ठीक है, जी अच्छा, ओके सर। ये हो गया हमारा पैराग्राफ। अब इसके बाद हमारे आ जाता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन भी जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन है, वो भी आपके पूरे ऐसे की एक समरी है कि जी देखें मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया था, उसके सपोर्ट में मैंने ये बातें की, ये बातें प्रूव करती हैं कि जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ठीक है। इसलिए इस बात से एग्री किया जा सकता है या डिसएग्री किया जा सकता है कि जी फ्यूचर ऑफ द नेशन जो है वो क्लासरूम में डिसाइड होता है। कंक्लूजन के हवाले से सिंपल सी रिक्वेस्ट या एडवाइस ये होगी कि नो न्यू इंफॉर्मेशन इन द कंक्लूजन। ओके, अब इससे रिलेटेड सवाल एक जो हमारा मेन रह गया है, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आते हैं प्रॉपर जो भी आपके जेहन में हो। यार लेंथ कैसे पूरी होगी मेरे ऐसे? तो यार सिंपल सा है फॉर्मूला। समवन प्लीज मेक काउंट। आपका इंट्रोडक्शन शुड बी बिटवीन 180 टू 200 वर्ड्स। अ गुड पैराग्राफ आपका जाता है, अगर आप ये जो मैंने पैराग्राफ की आपको बताई हैं चीजें ये आप पूरी करते हो तो 130 टू 150 के करीब आपका पैराग्राफ जाता है। ये हो गया। और कंक्लूजन आपका होता है समवेयर बिटवीन 150 टू 160 वर्ड्स के बीच। और बीच में आपका एक दो पैराग्राफ्स होते हैं जिनमें आप कोई सजेशन दे सकते हो, कोई केस स्टडी डिस्कस कर सकते हो। तो दिस गिव्स यू मोर देन 2000 वर्ड्स। अगर आप ऐसे 3 घंटे में 2000 वर्ड लिख लेते हो फॉलोइंग ऑल द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड, तो इट्स अ गुड एसे। तो आई थिंक वर्ड्स भी पूरे हो जाते हैं ऐसे। क्या ख्याल है? जी जैनब। सर मैंने जी, पूछना था कि जब आपकी क्लासेस होंगी तो उसमें आप कौन सी मेथड है आपका पढ़ाने का, मीन्स हफ्ते में कितनी दफा क्लासेस होती हैं, और क्या आप हमें एक टॉपिक दे देंगे और हम उसी पर अपना खुद से मटेरियल जमा करके यार, सारा ऐसे लिख ओके के आपको ओके। देंगे, या क्या मेथड यार होगा? देखो, क्योंकि उसमें फॉर ऑल ऑफ यू मेथड कुछ इस तरह से होगा कि पहले हम ये जो मैंने आपको जल्दी जल्दी में चीजें बताई हैं इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर आउटलाइन का, एक लेक्चर सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक का, एक लेक्चर इंट्रोडक्शन का, एक लेक्चर बॉडी पैराग्राफ्स का, एक लेक्चर कंक्लूजन का। अब इनके दरमियान में आई यूजुअली टेक सरप्राइज टेस्ट, और उसमें फिर हम डिस्कस करते हैं केस स्टडीज को कि अच्छा यार ये टॉपिक है तो इसको किस तरह लेके चलेंगे, ये टॉपिक है तो इसको किस तरह लेके चलेंगे, ये टॉपिक है तो इसको किस तरह लेके चलेंगे। सरप्राइज टेस्ट में क्या होता है कि मैं, अगर इंट्रो आउटलाइन करवाई है,
तो मैं क्लास शुरू होने से पहले शायद एक टॉपिक दे दूं आप सबको कि इस पे आउटलाइन लिखो, या एक दिन पहले आपको दे दूं कि आउटलाइन लिख के लाओ, हम क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे फायदा मुझे भी ये होता है कि पता चलता है आप लोगों की इतनी समझ आई है। आप लोगों को ये फायदा होता है कि डिफरेंट लोगों की जब आप आउटलाइन देखते हो या कोई भी असाइनमेंट देखते हो, तो समझ आ जाती है कि मैं कहाँ गलत हूँ और दूसरा बंदा कहाँ ठीक है। फिर इसके बाद जब ये पूरी हम एसेंशियल्स कवर कर लेते हैं बेसिक के, तो फिर हम 5 टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे होलिस्टिकली, स्पेसिफिक नहीं करूंगा उस पर, और उस पर फिर हमारी डिबेट होगी। और एंड पे अगर टाइम मिला तो एक ग्रैंड टेस्ट में लूंगा लाजमी, पूरे ऐसे का। सो बेसिकली आपका आउटलाइन का टेस्ट होगा, इंट्रोडक्शन का टेस्ट होगा, पैराग्राफ राइटिंग का टेस्ट होगा, आपका कंक्लूजन राइटिंग का टेस्ट होगा, और फिर पूरे एक ऐसे का टेस्ट होगा। और बीच में फिर हम 2-3 क्लासेस में ये 4-5 आइडियाज की ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। दिस इज द रफ आइडिया दैट आई एम गिविंग यू। ठीक है। अब बीच में एक सवाल, एक मेरे जहन में पॉइंट आया था वो निकल गया। खैर आप सवाल पूछें अख्तर प्लीज। जी सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर हमें कोई हमारे पास कोई केस स्टडी है, तो केस स्टडी को प्लेस करने की जो बेस्ट प्लेस है वो कौन सी हो सकती है? वो आर्गुमेंट वाला पैराग्राफ जिसको वो सपोर्ट कर रही है। सर मतलब हमारे पास जो जो उसको हमने बॉडी में हमने डिस्कस करना है, तो हमारे पास जो बॉडी ऑफ द ऐसे है, तो उसके स्टार्ट में हमने केस स्टडी देनी है या बॉडी के एंड में देनी है? सॉरी दोबारा पूछें। सर अगर हमारे पास कोई एक केस स्टडी है किसी भी हवाले से, तो हम जो उसको बॉडी में डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो केस स्टडी हम उसको बॉडी पैराग्राफ के स्टार्ट में देंगे या एंड में देंगे, जो हमारा एंड पे। बॉडी ऑफ द ऐसे? एंड पे। ठीक है सर। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमारे पास दो वेरिएबल है, एक हमारे पास क्लासरूम का है, सेकंड हमारे पास फ्यूचर नेशन का है। तो इसमें किस वेरिएबल को ज्यादा वेटेज हमने देना है? दोनों को इक्वल वेटेज देनी, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, देखो ना थैंक यू सर। दोनों कनेक्टेड है ना, क्लासरूम की बात करोगे तो फ्यूचर ऑफ द नेशन की बात होगी। ठीक है। जी जी। मतलब फ्यूचर ऑफ द नेशन, खाली उसकी फ्यूचर ऑफ द नेशन की बात करोगे तो क्लासरूम तो पीछे कहीं रह जाएगा, या क्लासरूम की बात करोगे तो फ्यूचर ऑफ द नेशन के पीछे रह जाएगा। ठीक है। जी एलिजे। जी एलिजे। आवाज नहीं आ रही तो हमजा जुल्फकार। सॉरी यार अगर किसी से वो ज्यादती हो रही है सवालों के मामले में। जी सर, मैंने ये पूछना था कि हम आर्गुमेंट में लिख रहे हैं कोई केस स्टडी, मतलब कि भूटान के बारे में, या फिर बता रहे हैं करप्शन के वाले से ये कंट्री ने हांगकांग ने बेहतर की है, तो उसमें हम ये उसमें भी ये लिखें कि अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, या फिर ये कि सिंपल हम अगर ये सिंपल ये भी लिख दें कि सिर्फ हांगकांग में ये किया जा रहा है, इस तरह करप्शन को रोका जा रहा है। यार देखो, तो अगर आपने कोई रिपोर्ट पढ़ी है तो डू गिव रेफरेंस टू दैट रिपोर्ट। कोई बुक पढ़ी है तो उस बुक का रेफरेंस लाजमी दो। ठीक है, ठीक हो गया सर। ठीक है। थैंक यू। अब वन बाय वन शुरू करते हेलो हैं। सलामकुम सर। जी। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो एक डिबेट होती है कि आप सिर्फ जो है वो कॉज एंड इफेक्ट वाले जो है वो टॉपिक्स लें, आप कोई लिटरेरी ऐसे ना लें, तो इसमें हम क्या करें? लिटरेरी ऐसे बिल्कुल भी ना टच करें? यार इफ यू आर गुड इन लिटरेचर तो व्हाई नॉट। सर जैसे यही वाला जो टॉपिक होता है कि इफ लाइफ गिव्स यू लेमन, लेमनेड बना ले, तो इस तरह के टॉपिक्स अगर आते हैं तो हम ना यूज करें। यार डिपेंड्स कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपकी लिटरेचर में स्ट्रेंथ है तो आप क्यों नहीं करोगी ये। ओके सर, ठीक है, मतलब थैंक यू सर। आप टू सम समझ इट गई। अप यार देखो, अपने जो ऑप्शंस है ना वो लिमिट करके ना जाया करो। एग्जाम में कभी भी अपने ऑप्शंस लिमिट करके ना जाए, ऑप्शंस खुले रखें। अगर किसी का इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है और मेरे जैसा या तीसरा कोई बंदा उसको आके कहते हैं यार इकोनॉमी पे कभी ऐसे ना करना, तो मेरा तो बैकग्राउंड है ना, मुझे तो आती है इकोनॉमिक्स, तो मैं क्यों ना करके आऊं। आपका लिटरेचर का बैकग्राउंड है और आपको लिटरेचर का पता है, तो आप क्यों ना करो। मे बी मुझे जिसने पढ़ाया है उसकी इकोनॉमिक्स या लिटरेचर वीक हो, या मे बी मेरा दोस्त जो मुझे गाइड करने वाला है, मेरा मेंटोर है,
उसकी आर्गुमेंटेशन वाली साइड या जो भी आप ऐसे को नाम दे लो वो वीक हो, तो वो मुझे तो यही कहेगा ना यार इसमें ना हटा। लेकिन मुझे तो अपनी स्ट्रेंथ्स का पता है ना, कि मेरे पास अच्छा नॉलेज किस चीज़ का है, तो मैं अपने आप को लिमिट करके क्यों जाऊँ। ठीक है, अभी किसका, अबीरा का सवाल था शायद जो हमने जी सर, लिया। थैंक यू। नहीं, अलीजे का लिया। ओके जी, अबीरा प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे टाइम एंड हो जाता है और बड़ी मुश्किल से कंक्लूजन तक ऐसे हम पहुंचा पाते हैं, और आई नो कि राइटिंग का जो फॉन्ट साइज है वो हर एक का डिफरेंट होता है, किसी का फॉन्ट साइज बड़ा होता है, किसी का फॉन्ट साइज छोटा होता है। लेकिन अगर एवरेज फॉन्ट साइज हो और पेपर के, आपको पता है आपने एग्जाम दिया है कि वो टाइम एंड हो जाता है और आप अपना वर्ड काउंट का अंदाजा भी नहीं कर सकते, तो सर एवरेज राइटिंग के साथ कितने पेजेस आप रेकमेंड करते हैं कि होने चाहिए? यार पेजेस का मैं अंदाजा बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरा तो सिंपल सा एक फॉर्मूला था कि आई यूज टू नो कि भाई मेरा इंट्रोडक्शन इतने वर्ड्स का होगा, मेरा पैराग्राफ एक इतने वर्ड्स का होगा, मेरा कंक्लूजन इतने वर्ड्स का होगा। तो बाय द टाइम आई एंड यूज टू एंड इट, मुझे पता होता था कि यार मैंने कोई 1800, 1900, 2000 जो भी उसको आप कर लो, इतने वर्ड्स लिखे हैं। तो तो यानी कि सर आप कह रहे हैं कि आई जब वोंट रिटन रेकमेंड प्रैक्टिस, आई वोंट रेकमेंड पेज वाली कैलकुलेशन। तो सर आप कह रहे हैं कि जब रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो तभी वर्ड काउंट पे अपना जो ध्यान है वो रखें मतलब और यार उतना ही देखो, लिखा करें? हम ऐसे में मार तब खाते हैं जब इसको स्टैंडर्डाइज तरीके से नहीं लेके चलते। ठीक है, वो तब होता है जब हम अपनी अप्रोच जो है ना बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। किसी के कहने पे ये कर लिया, किसी के कहने पे वो कर लिया। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है जरूरी नहीं कि आप इस अप्रोच को फॉलो करो, आपकी अपनी अप्रोच भी हो सकती है। लेकिन इसेंशियल्स यही है, इनसे हटके कोई अप्रोच नहीं हो सकती। तो प्रैक्टिस इन अ वे कि आपको पता हो यार मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ ना, तो 140 वर्ड्स का ही होगा, ज्यादा हुआ तो 135 से 145 या 150 वर्ड्स का होगा। तो उसका मिनिमम लगा के यू कैन कैलकुलेट इजीली। ठीक हो गया सर, सही है, थैंक यू सर। आसान। सर दो क्विक क्वेश्चन सर। एक तो सर जब हम फैक्ट्स लिखेंगे या कोई रेफरेंस देंगे पैराग्राफ्स के अंदर, तो उनको हाईलाइट करने की जरूरत है या डिफरेंट पेन ना से ना लिखने ना की ना जरूरत है? ना ना, सिंपल दूसरा रखो यार। दूसरा केस इन पॉइंट और एग्जांपल वाला सर, की आउटलाइन में देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? किस चीज की? केस इन पॉइंट और एग्जांपल सर आउटलाइन में। यार देखो, इफ यू आर नॉट एक्सीडिंग, अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पे लिख रहे हो एंड यू आर नॉट एक्सीडिंग 2 लाइन्स, गो अहेड। अगर पॉइंटर्स में लिख रहे हो तो फिर तो काम ही आसान हो जाता है ना, फिर तो आप नीचे वो एग्जाम्पल भी दे दो पॉइंटर्स में, नो इशू। ठीक हो गया सर। और दूसरा वो हाईलाइट तो नहीं करना कुछ भी आपने ब्लू अगर ना ना ब्लैक यार, से? ना ना ना, बिल्कुल। ठीक। कभी भी नहीं। अंडरलाइन करना है सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट को, इसके अलावा कुछ नहीं। अक्सर वो कहा जाता है कि प्रोमिनेंट करने के लिए आप पेन चेंज कर लो, तो वो गलत चीज है वो। अरे नहीं यार, ठीक। ओके सर। टाइम जाया करोगे। जी साथ। जी सर, जी सर, जी मेरा यही क्वेश्चन था कि जिस तरह अभी हम ये टॉपिक देख रहे थे ना कि क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द नेशन, अगर इस तरह का टॉपिक आ जाता है हमें, तो इसको हमने ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे लेके जाना है, लाइक ये एजुकेशन की साइड पे, कि स्पेसिफिक रहना है बिल्कुल जो उसने क्लासरूम का पूछा है? यार देखो, क्लासरूम की दोबारा सवाल करो, आपकी बीच में आवाज कट गई थी। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से जी ये टॉपिक है ना कि क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, तो ठीक है। इसमें हमने सिर्फ क्लासरूम के जो इफेक्ट्स हैं और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं लाइक फ्यूचर ऑफ द नेशन पे, करेक्टर बिल्डिंग वगैरह जो भी है, हमने सारे आर्गुमेंट्स यहाँ से डिराइव करने हैं कि हम इसको एजुकेशन पे भी लेके जा सकते हैं, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में लेके जा सकते हैं, यार देखो, या इट सिर्फ ऑल स्पेसिफिक डिपेंड्स के रहेंगे? क्लासरूम के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। मे बी मेरी डेफिनेशन क्लासरूम की ये हो कि क्लासरूम ही है, हम्म। आपकी डेफिनेशन ये हो कि क्लासरूम का मतलब है पूरा एजुकेशन सिस्टम। सही। ठीक है। लाइक इसको खींच सकते हैं, हम कर सकते हैं। हाँ यार, क्लासरूम पे रहोगे तो फिर तो ऐसे नहीं होगा ना। बिल्कुल। आपने डिफाइन करना है कि क्लासरूम का मतलब क्या है। क्लासरूम का मतलब है पूरा आपका एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। जी जैनब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब एक आर्ग्यूमेंट के लिए हमारे पास 3 या 4 केस इन पॉइंट हैं, तो हम उनको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 पॉइंट करके या कॉमा नहीं, से सेपरेट आप करके 1 2 3 कभी नहीं या लिखें। ए आप बी वो जो सी? होता है ना, 1 2 3 ना लिखो तो बेहतर है, उसी के नीचे वो जो डॉट सा लगाते हैं वो करके लिख लो।
सॉरी, आप पैराग्राफ के तो नहीं पूछ रहे कि पैराग्राफ में कैसे लिखेंगे? ओके, एनीवन एल्स? सात, हसन, जैनब, सात। जी सात। जी सर, वो मेरे ख्याल वो मैं हैंड रेस करना भूल गया था, लोअर करना। ओके, जी अख्तर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब बॉडी में बैठे होते हैं, तो एक मैंने पैराग्राफ राइट किया, मुझे उसके अच्छे स्टैट्स आते थे, मैंने उसमें स्टैटिस्टिकल डाटा डाल दिया। सेकंड पैरा पे मैं आया, मेरे पास स्टैट्स तो नहीं थे, लेकिन मैंने उस पे एक लॉजिकल, मेरे पास कोई डाटा था, मैंने वो डाल दिया। अब मैं ओके। थर्ड पैराग्राफ, मेरे पास स्टैट भी नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग मेरे पास भी नहीं है। अब मेरे पास कोई एग्जांपल है रेलिवेंट, वो मैंने डाल दी है। अब मेरी वेरिएशन आ जाती है तीसरे पैराग्राफ में, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है यार, किसने मना किया? एज लॉन्ग एज आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव कर रहे हो, जैसे मर्जी करो। राइट सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अभी ये सवाल नए हैं कि पुराने हैं? सारा, आप सवाल पूछ सकती हैं। ओके सारा। जी सर। जी सर, जी। अभी मेरी एक्चुअली बिगनिंग स्टेज है, सो फर्स्ट क्लास मैंने अटेंड की है। इस वाले से मैं पूछ रही हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करने के लिए जो स्किल्स हैं, मतलब इसको आप अपने तौर पे किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है। यार देखो, बेसिक चीज है कि एक होती है डायरेक्टेड एफर्ट, एक होती है बस एफर्ट। तो अगर खाली मैं ऐसे की बात करूं तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ऐसे में मुझे किस तरह की चीजें चाहिए, स्किल क्या चाहिए। ऐसे लिखना सीख लें पहले, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्किल्स को पॉलिश करना ज्यादा आसान होगा। जो कंटेंट है वो बेतहाशा पड़ा है मार्केट में, ऑनलाइन मिल जाएगा, बुक्स बेतहाशा हैं। लेकिन अगर मुझे उस कंटेंट को यूज ही नहीं करना आता, और मुझे ये स्किल ही नहीं है कि मैंने ऐसे के अंदर उसको कैसे एम्प्लॉय करना है, तो मुझे उस कंटेंट का क्या फायदा? ठीक है, सो लर्न, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, डेवलप योर गुड ग्रामर नॉलेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग अच्छे हो, एंड देन आप मूव करें ऐसे सीखने पे। ऐसे लिखना आना चाहिए, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स फिर बाद में क्या डालने हैं नॉलेज के हवाले से वो आ जाएगा। वो मुश्किल पार्ट नहीं है, वो इजी पार्ट है। जी जैनब। सॉरी सर, आपको मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया था। जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि अब हम आउटलाइन लिख रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमने लिखा, उसके साथ ही हमने केस इन पॉइंट लेने हैं। मेरे पास 4 केस इन पॉइंट हैं, तो मैं उनको कैसे लिखूंगी? आप उनके नीचे वो डॉट वाला जो है ना, वो होता है एक पॉइंटर सा, वो डाल के लिख दो, नो इशू। ओके सर। जी आईफोन। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर सर। ओके, सो सीम्स लाइक देयर आर नो अदर क्वेश्चंस। फिर भी अगर वी हैव लाइक 5 4 मिनट्स, अगर किसी का सवाल है तो मेरे से पूछ ले जी। नाउ देयर आर क्वेश्चन। जी शफीक। वो विल कट ऑफ बाय 11:45। ओके। आई सर हैव, मैंने यार, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। सेशन के लिए अगर किसी ने राब्ता करना है तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ये चैट में दे दिया, आप उस पर राब्ता कर सकते हैं। सर मैं इनके साथ डिटेल शेयर कर दूंगा आपकी। थैंक यू उस्मान, जस्ट थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू वेरी मच आपका टाइम का। आपको मैंने इंसिस्ट किया कि आप आके थोड़ा सा थैंक हमारे यू। स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ें शेयर करें, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज के हम कैसे करें ऐसे को। और ये जो बेसिक चीज़ें थी जो इन्होंने मोस्टली क्वेश्चन आंसर में पूछी हैं, फियरफुल मोस्टली इस वजह से ही होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको इस तरह की गाइडेंस या इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती मोस्टली। और थैंक बेसिकली इनके क्वेश्चंस जो हैं वो एंटरटेन नहीं होते इन डिटेल, बट आपने टाइम निकाला आज एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर बस लास्ट आप इनको थोड़ा सा एक मोटिवेशन के लिए कुछ टिप्स शेयर कर दें, लाइक यू हैव बीन देयर इन द फील्ड एंड अभी तो आपकी प्रमोशन भी ड्यू है इन दिस करंट ईयर, एंड आपका एक वेस्ट एक्सपीरियंस है। तो दे आर जस्ट बिगिनिंग देयर बेसिक जर्नी फॉर CSS, एंड देन इट्स अ लॉन्ग वे।
तो व्हाट आर द थिंग्स विच कैन कीप देम मोटिवेटेड, और किस तरह अपने इस जर्नी को ये स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। एंड देन यू मे एंड द कॉल। जस्ट लास्ट फेवर, ये आप इनको एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, थैंक यू उस्मान फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी। और बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं, अ, मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के सवालों से। तो यार देखो, बेसिकली सीएसएस में आना या पीएमएस में आना, आई हैव बीन इनटू पीएमएस एज वेल। आई वाज एलोकेटेड इन 2018, दोनों एक ही साल में हो गए थे। तो यार देखो, सीएसएस में ना सबसे बड़ा चैलेंज होता है खुद को मोटिवेट रखना। और इसको अगर मैं सिंपली बताऊं तो खुद को सही ट्रैक पे रखना। हम लोग जो हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग अपना ट्रैक लूज कर देते हैं या अपनी मोटिवेशन लूज कर देते हैं। मोटिवेशन तब लूज होती है जब फेलियर आता है, या मुझे समझ नहीं आ रही होती कि यार मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, और मेरे साथ वाले जो हैं, कोई बाहर जा रहा है, कोई जॉब का स्टेटस लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये चीजें काफी डिमोटिवेट करती हैं। तो हमें, अब मैं भी कोई आलिम फाजिल तो नहीं हूँ कि यार मैं कहूँ कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था। हमें भी बड़ों ने सिखाया। तो हमें जो सिखाया गया वो ये था, और उसको पता नहीं कितना हमने इम्प्लीमेंट किया, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि यार देखो, अगर आपने ये इरादा कर लिया है कि मैंने सीएसएस करना है, तो फिर इट्स अ फुल टाइम जॉब। एक तो ये अपने जहन में बैठा। दूसरा, अगर आपको किसी ने पकड़ के कहा है कि सीएसएस कर लो और आप बैठ गए हो, तो फिर सीएसएस नहीं होता। आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि यार मैंने सीएसएस करना है, और करके रहना है, चाहे एक अटेम्प्ट लगे चाहे 3 अटेम्प्ट्स लगे। तो ये क्लैरिटी ऑफ द माइंड बहुत जरूरी है सीएसएस की तैयारी के दौरान। अब आ जाता है सवाल कि यार मैं तैयारी के दौरान अपने आप को मैनेज कैसे करूं कि मोटिवेट भी रहूं और खुश भी रहूं और एक ट्रैक पे भी रहूं। तो यार उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, कहने में सिंपल है, करने में मुश्किल है। 2-3 चीजें बड़ी जरूरी हैं इस जर्नी में। एक तो है सेल्फ अवेयरनेस। वो सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि अपने आप के साथ कभी झूठ नहीं बोलना। अगर नहीं पढ़ाई की ठीक से, तो अपने आप को कहना है कि भाई नहीं, मैं उस लेवल पे नहीं गया जिस लेवल पे मुझे जाना चाहिए। किसी अच्छे बंदे ने आपको आपकी गलती अ, बताई है, तो उसको नेगेटिव ना लो, उसको पॉजिटिव लो, उस पर काम करो। बहुत से लोग होते हैं जो आपकी गलतियां नेगेटिव निकालते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो आपको शायद वो गलतियां निकाल के दें जिनकी जरूरत नहीं है। उनको इग्नोर करो, यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ योर सेल्फ। लेकिन अगर कोई आपकी ब्लड से कोई अच्छा स्टूडेंट आपके साथ तैयारी कर रहा है, वो आपकी ऐसे में गलती निकालता है कि यार ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो उस पर थोड़ा सोचो जरूर। इम्प्लीमेंट करो ना करो, दैट्स अनदर थिंग। उस पर सोचो जरूर। और अपने आप को धोखे में नहीं रखना भाई, कि जी मैंने तो इतना बड़ा ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, वो काम कर लिया। ठीक है। तीसरी बात ये है कि अब ट्रैक पे कैसे रहना है। तो यार हम तो ये करते थे, आई एम श्योर उस्मान ने भी यही किया होगा, कि एक अपना टारगेट सेट कर लेते थे कि जी लेट से सितंबर तक, अक्टूबर तक ना सिलेबस एक दफा खत्म कर। उसको फिर डिवाइड करते गए, जी इस मंथ में ये करना है। फिर डिवाइड किया 15 दिन में ये करना है। फिर डिवाइड किया वीकली ये करना है। फिर डिवाइड किया डेली मैं क्या करूँगा। अब हर बंदे की अपनी अप्रोच है। कुछ लोगों को पसंद है कि यार 2-3 सब्जेक्ट्स इकट्ठे चले, मेरी तरह के जो लोग हैं जो बोर हो जाते हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ के। कुछ लोग कहते हैं यार मैं एक को पहले करूंगा, दूसरे को बाद में करूंगा। टोटली अप टू यू, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, कोई मसला नहीं है। लेकिन यह है कि टारगेट अपना ज़हन में रखो कि मैंने इस तारीख तक, इस मंथ तक ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। इसके अलावा फिर आ जाते हैं सब्जेक्ट्स पे। किसी के कहने पे सब्जेक्ट चूज ना करो, अपनी रिसर्च करो। और अपनी स्ट्रेंथ्स पे, अगेन ये वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये है ही, सीएसएस गेम इस चीज की है। अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करो। किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो भाई पॉलिटिकल साइंस उठाओ। किसी ने आईआर पढ़ा हुआ है, पहले आईआर उठाओ। किसी ने फिजिक्स पढ़ी है तो फिजिक्स लो। किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ो। किसी ने बिजनेस सेट पढ़ा तो वो उठाओ। किसी के कहने पे नहीं जाना। ठीक है, नंबर आ जाएंगे। नंबर अगर किसी एक सब्जेक्ट में कम है तो दूसरे में आ जाते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। और क्या है बाकी यार, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए उस्मान के अपने सब्जेक्ट्स हैं, उसने भी आपको गाइड किया होगा। लेकिन जनरल गाइडेंस ये है
कि पास पेपर्स देखो, उनमें से असेस एनालाइज करो कि यार कौन से जो हैं टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से जो हैं जिनको मैं छोड़ सकता हूँ। ये डिसीजन लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि मैंने क्या करना है, जितना ये डिसीजन इम्पोर्टेंट है कि मैंने क्या करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने क्या छोड़ना है। टाइम की कमी है ना हमारे पास। बाकी यार देखो, तैयारी को असेस करने के लिए एक तो आपकी अपनी सेल्फ है, वो तो आपको पता होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। दूसरा फिर है एग्जाम्स, मॉक एग्जाम्स लाजमी दो। जिस भी एकेडमी में जाना चाहो आप, जो भी करीब पड़ती है, जो भी दिल को लगती है, ऐसे के हवाले से और प्रेसी के हवाले से स्पेशली। ये सबको पता है कि ये दो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें फेलियर आता है। मेरा भी प्रेसी में फेलियर आया है। और मतलब इसमें ये नहीं कि एग्जामिनर का फॉल्ट है, मैं प्रेसी में फेल हुआ अपनी वजह से, मेरा फॉल्ट है, सीधी बात है। क्यों? क्योंकि मैं इवेल्यूएशन ठीक नहीं था कराता। पढ़ाने वाले अच्छे थे लेकिन मैं इवेल्यूएट नहीं करा पाता था, डरता था। तो पढ़ो भी, मतलब दीज आर दी टू सब्जेक्ट्स जो कि आपको इवेल्यूएट तो लाजमी कराने चाहिए। बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना, पाक स्टडीज, करंट अफेयर्स, जीके का मैं कुछ कह नहीं सकता, इस्लामियात का कुछ कह नहीं सकता, ऑप्शनल्स पढ़ना, ये अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 80-90 के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि हर बंदा शायद सेल्फ स्टडी उतनी ना कर सके, तो उसको गाइडेंस चाहिए होती है हर सब्जेक्ट में। लेकिन ये है कि इनकी इवेल्यूएशन शायद उस तरह से इम्पोर्टेंट ना हो जितनी इवेल्यूएशन आपकी इंग्लिश की इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट्स को भी कैटर करती है। तो बस ये है यार, अगर इरादा कर लिया है कि करना है तो फिर कूद जाओ, बाहर की दुनिया को थोड़ा कट ऑफ कर दो अपने आप से। इससे याद आया कि थोड़ा सा यार अपने लिए टाइम भी निकालो। हफ्ते में आधा दिन, या अगर समझ आती है तो तैयारी ऑन स्केड्यूल चल रही है तो एक दिन अपने लिए भी रखो, माइंड को रिलैक्स करो। कोई मूवी शूवी देखो, सीजन देखो, इंग्लिश सीजन को इच्छा निकाल के उसको शुरू करो। रात को आधा घंटा देख लिया उसको, उससे इंग्लिश भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, कोई थोड़ा माइंड को रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। तो सीएसएस करने अगर बैठे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि किताबी कीड़ा बन जाना है, थोड़ी दुनिया बाहर की भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो हफ्ते में एक आधा दिन अपने लिए भी रखना। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक यार, और कुछ कह नहीं सकता मैं। तो आपका कोई सवाल हो, 2-3 मिनट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल टेक द लीड। आई थिंक जिशान भाई के इट्स इनफ, बहुत आपने थैंक इनको यू यार। एक्सप्लेन किया डिटेल से, स्पेशली द जर्नी विच यू शेयर्ड एट द एंड has been like, I think, can be a catalytic factor for these aspirants. And मैं भी 2018 में आपके साथ था। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारा एलोकेशन नहीं हुई, फिर दोबारा 2 साल जो है वेट करना पड़ा। अब सो इट्स दिस इज अ लेसन फॉर अदर्स टू, कि यार देखो 18 में इतना करीब पहुंच गए और फिर भी एग्जैक्टली, 2 साल वेट करना पड़ा, फिर भी 2 साल वेट करना पड़ा और दोबारा से शुरू करना पड़ा। तो इट इज़ अ दोबारा से वेरी शुरू कर। हेक्टिक जर्नी। एंड जैसे आपने कहा कि आपके जो एम हैं, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, यू शुड बी sincere and you should account yourself. So these are the two things which I think matter the most. और बाकी गाइडेंस ऐसे के लिए आप इनके पास अवेलेबल हैं। और बाकी करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स है, मुझसे पढ़ पढ़ के थक गए होंगे। तो इस पे बस आज एंड करते हैं। एंड अगेन आई थैंक यू वांट जी, थैंक यू थैंक फॉर यू योर टाइम एवरीवन, एंड थैंक यू ऑल द उस्मान, थैंक यू। एस्पायरेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। रिकॉर्डेड इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर दी जाएगी। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया हो या उसने देखना हो दोबारा, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग जो है वो हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके आपके साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू थैंक यू, एंड थैंक यू अल्लाह जी, हाफिज। थैंक यू।